गाइस, आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बीते आगे के एपिसोड अपलोड करो या नहीं। स्माइलिंग फेस जब 1 एक हैवानियत। मुंबई, रात का वक्त। आज मुंबई में बारिश काफी जोरों से होती और वहां के सिटी हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड से एक लड़की की जोरदार चीखें सुनाई पड़ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि शायद उस लड़की की इस वक्त डिलीवरी होने वाली है। हालांकि वहां और भी औरतों की डिलीवरी हो रही थी, मगर सबसे ज्यादा इस वक्त उस लड़की की चीखें पूरे मैटरनिटी वार्ड में गूंज रही थी। उस वक्त रात के करीब 11 बज रहे थे, इसलिए वहां ज्यादा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आधे घंटे तक लगातार चीखने के बाद आखिर में उस लड़की की आवाज धीमी पड़ गई और एक बच्चे के रोने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी और फिर कुछ ही देर में उस वार्ड का दरवाजा खुला। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और वो अपने केबिन की तरफ बढ़ गए। केबिन में पहले से ही एक काले कपड़े में एक शख्स मौजूद था। उसका चेहरा काले कपड़े में ढका हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। तभी उस शख्स ने डॉक्टर को देखते ही कहा, क्या हुआ है उसे? इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा, उसने एक लड़के को जन्म दिया है। ये सुनते ही उसने कहा, अच्छा, एक लड़का, ठीक है, मुझे अभी के अभी वो बच्चा चाहिए। ये सुनकर उस डॉक्टर ने कहा, ये मेरे प्रोफेशन के खिलाफ है, मैं इस तरह से बिना उसकी मां को बताए उसके बच्चे को आपको नहीं दे सकता। तभी उस शख्स ने अपने पॉकेट से नोटों की गड्डियां निकालकर टेबल पर रख दी। नोटों के बंडल को देख डॉक्टर की आंखों में पैसों की हवस आ गई। दूसरे ही पल उसने गड्डियां उठा ली और बोला, वो वार्ड में है मगर बेहोश है, तुम अभी उसका बच्चा ले सकते हो। ये सुनते ही वो शख्स तुरंत वहां से बाहर निकल गया। वो उस वार्ड के अंदर पहुंचा। बेड पर एक लड़की जिसकी उम्र यही कोई 19 साल की लग रही थी, वो बिल्कुल अधमरी हालत में लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसे एहसास भी नहीं था कि उसके बच्चे के साथ कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। तभी वो शख्स अपनी आंखों में हैवानियत लिए उस बच्चे के छोटे से बेड के पास आया, जहां वो छोटे से टॉवल में लिपटा हुआ गहरी नींद में सो रहा था। उस बच्चे का छोटा सा चेहरा काफी मासूम था। उसको देखकर उसने शैतानी तरीके से कहा, मुझे तेरे पैदा होने पर अफसोस हो रहा है, क्योंकि अभी तुझे इस दुनिया में आए कुछ मिनट ही हुए हैं और तू कुछ ही पलों में फिर से इस दुनिया से जाने वाला है। हा 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 हा। ये कह वो इंसान जोर जोर से हंसने लगा और कुछ ही पलों में उसने उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। तभी वो कुछ पल के लिए सामने लेटी उस लड़की को देखने लगा। वो लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में थी। वो शख्स उस लड़की को देखकर शैतानी तरीके से बोला, तेरी जिंदगी तो पहले से ही बर्बाद थी, लेकिन अब इस बच्चे के जाने के बाद पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। इसी के साथ वो उस बच्चे को वहां से लेकर बाहर निकल गया। तो वहीं इधर दूसरी तरफ एक सुनसान सड़क पर कुछ काले कपड़ों में गार्ड्स मौजूद थे। उन सभी गार्ड्स के कपड़ों पर एक ही किस्म का लोगो बना हुआ था, जो बता रहा था कि वो गार्ड्स किसी बड़े और पावरफुल इंसान के लिए काम करते हैं। उन सब के साथ एक और आदमी मौजूद था, जिसके हाथ में बॉम्ब डिटेक्टिव मशीन थी और वो आसपास के झाड़ियों में बॉम्ब डिटेक्ट कर रहा था। तभी अचानक उस मशीन में अलर्ट अलार्म बजा और वो फौरन पीछे खड़े गार्ड्स की तरफ देखकर बोला, बॉम्ब को यहीं पर प्लांट किया गया है। ये सुनते ही उन गार्ड के बीच मौजूद एक इंसान उसकी तरफ बढ़ा और बोला, गुड जॉब, अब हमें बॉस को तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए। इतना कह उसने कॉल डायल किया। कुछ देर रिंग होने के बाद उधर से कॉल पिक हो गया और असिस्टेंट ने कहा, बॉस, हमें बॉम्ब की लोकेशन मिल गई है। उधर से एक बेहद ठंडी और गहरी आवाज आई, आई एम कमिंग राइट नाउ। इसी के साथ कॉल कट हो गया और असिस्टेंट ने उस एरिया को देखकर कहा, बॉस के इतने दोस्त नहीं हैं जितने उनके दुश्मन हैं। चारों तरफ लोग उनकी जान के पीछे पड़े रहते हैं। अगर हमें पहले से इसके बारे में इंफॉर्मेशन न मिली होती तो शायद कल जब बॉस इस रास्ते से गुजरते तो यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता। लेकिन बॉस भी बहुत शातिर है, इसीलिए तो वो पूरी दुनिया पर राज करते हैं, द रुद्रांश अग्निवंशी के नाम से। इधर दूसरी तरफ वो शख्स जो उस नवजात बच्चे को लेकर गायब हुआ था, वो उस हॉस्पिटल से लगभग 40 कदम की दूरी पर मौजूद एक छोटे से घर के अंदर आया। उस घर में आते ही उसकी नज़र सोफे पर चली गई, जहां पर एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी ने काफी महंगा सूट पहन रखा था। तभी उस आदमी की नज़र बच्चे पर चली गई और बच्चे को देख उस आदमी के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और बोला, वाह शेरा वाह, तुमने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। मैं बता नहीं सकता, तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया है। ये बच्चा अब हमारे सामने है और अब इसके साथ जो होगा वो। शेरा अंदर आते हुए बोला, क्या तुम सच में इस बच्चे को मारने वाले हो? क्योंकि अभी अभी ये पैदा हुआ है। और लेकिन तभी उस आदमी ने गुस्से के साथ शेरा के हाथ से उस बच्चे को बहुत ही बेरहम तरीके से ले लिया और बोला,
तुमसे मैंने जितना काम कहा है तुम सिर्फ उतना ही करो। इन सब के बदले मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, इसलिए मुझे ज्ञान मत दो। ये सुनकर शेरा गुस्से से उसे देखने लगा और फिर बोला, बच्चा लाने तक का मेरा काम था। इसके बाद तुम जो कर रहे हो खुद कर रहे हो, मुझ पर कोई इल्जाम नहीं आना चाहिए। इसके जवाब में वो आदमी शैतानी तरीके से उस बच्चे को देखकर बोला, तुम फिक्र मत करो, एक बार इस बच्चे की सांसें मैंने छीन ली, उसके बाद सारा किस्सा यही खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए वो इंसान जोर जोर से हंसने लगा। तभी अचानक से उस बेबी के रोने की आवाज़ शुरू हो गई। वो बेबी जोर जोर से रोने लगा। उस आदमी ने उसे देख हंसते हुए कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे, क्यों रो रहा है तू? क्या तुझे दूध पीना है? तुझे भूख लगी है? चल मैं अपने बच्चे को दूध पिलाता हूँ। ये कहते हुए उसने शराब की बोतल को लिया और शराब की बोतल को उस बच्चे के मुंह की तरफ ले जाने लगा। ये देखते ही शेरा ने गुस्से के साथ कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उस बच्चे को शराब पिलाने जा रहे हो, अगर उसे कुछ हो गया तो? ये सुनकर उस आदमी ने गुस्से के साथ कहा, हम इसे यहाँ मारने के लिए ही लेकर आए हैं ना, तो अगर हम इसे थोड़ा तड़पा कर मारेंगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी अभी इसकी माँ को नहीं पता है कि उसका बच्चा इस दुनिया में है भी या नहीं, इसलिए हम इस बच्चे के साथ थोड़ा एंजॉय करते हैं। ये कहते हुए वो इंसान बहुत ही बेरहमी से उस नवजात बच्चे के मुंह में शराब की बोतल लगाने लगा, लेकिन वो बच्चा बहुत ही बुरी तरीके से इधर से उधर अपना छोटा सा सिर घुमाते हुए छटपटाते हुए रोने लगा। वो एक तरह से तड़प रहा था, लेकिन उस आदमी की आंखों में उसके लिए कोई रहम नहीं था। वो बच्चा बहुत ही बुरी तरीके से चीख मार कर रोए जा रहा था। शराब की कुछ बूंदें उस बच्चे के मुंह में भी जा चुकी थी, इसलिए वो और भी ज्यादा तड़पने लगा। तो वही वो शेरा बस चुपचाप ये सब कुछ देख रहा था। तभी उस बच्चे के रोने की आवाज़ को सुनकर वो आदमी गुस्से के साथ बोला, बस बहुत हो गया तेरा नखरा, अभी तुझे आए इस दुनिया में कुछ ही वक्त हुआ है और तू इस तरह से रो रहा है। आज मैं तेरा रोना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ। ये कहते हुए उसने उस बच्चे को वही सोफे पर लगभग पटक दिया। वो बच्चा और भी ज़्यादा चीख मार कर रोने लगा। इस वक्त कोई भी उसे देखता तो उसकी आंखों से आंसू निकल आता। वो अपनी माँ के लिए बुरी तरह तड़प रहा था, लेकिन उस आदमी ने उस पर कोई इंसानियत नहीं दिखाई। उसने अब उसकी छोटी सी गर्दन को पकड़ लिया। उस बच्चे की छोटी सी गर्दन उस बड़े से आदमी के एक हाथ के बराबर भी नहीं थी, और अब वो बहुत बुरी तरीके से अपने नन्हे नन्हे हाथ और पैरों को पटक रहा था। लेकिन वो आदमी बेरहमी से उसके गर्दन को दबाते हुए बोला, तेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, तू तो बेवजह ही मारा जा रहा है। लेकिन तेरी एक गलती जरूर थी, जो तू उस लड़की की कोख से जन्मा। अगर तू उस लड़की का बेटा बनकर नहीं पैदा हुआ होता तो शायद आज तू इस दुनिया में जिंदा रहता। लेकिन जब तक तू जिंदा है तब तक मैं ऐश की जिंदगी नहीं जी पाऊंगा, इसलिए तुझे तो आज मरना ही होगा, तब जाकर मैं उन सब पर राज कर पाऊंगा। ये कहते हुए वो इंसान जोर जोर से शैतान की तरह हंसने लगा। तभी शेरा ने कहा, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, अभी भी रुक जाओ, अगर ये सच में मर गया तो? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तू क्यों इतना फिक्रमंद हो रहा है? तू उस औरत का पति है, मगर इस बच्चे का बाप नहीं, और ना ही ये तेरा खून है। ये सुनकर शेरा फिर चुप हो गया और वही उस आदमी ने बुरे तरीके से उस नवजात मासूम से बच्चे की गर्दन को मसल दिया। कुछ ही वक्त में उस बच्चे की रोने की आवाज़ धीमी पड़ने लगी और एक पल के बाद वहां सन्नाटा छा गया। उस आदमी ने उस बच्चे को अब अपने नशीली आंखों से ध्यान से देखा। वो बच्चा अब कोई भी हरकत नहीं कर रहा था, जिसे देखकर वो आदमी हंसते हुए बोला, मर गया ये साला बच्चा, अब जाकर मैं चैन की सांस ले पाऊंगा, अब मैं खुलकर जी पाऊंगा। मार दिया मैंने इस बच्चे को, अब सब पर मेरा राज होगा। ये कहते हुए वो किसी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। तो वही शेरा ने भी कहा, अब जल्दी से मुझे भी मेरा पैसा दे, जिससे कि मैं यहाँ से जा सकूं, मुझे ऐसे लफड़े में नहीं फंसना। ये सुन उस आदमी ने गुस्से के साथ कहा, अभी नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते, पहले तुम्हें इस बच्चे को कहीं ठिकाने लगाना होगा, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनकर शेरा गुस्से से बोला, तुमने मुझे इस बच्चे को लाने के लिए कहा था, मैंने लाकर दे दिया, अब मैं इसे कहाँ ठिकाने लगाने जाऊं? उस आदमी ने कहा, यहाँ आसपास मैंने एक कूड़ेदान का बहुत बड़ा सा मलबा देखा था, तू वहीं पर जाकर इसे कहीं फेंक दे। उस मलबे में जंगली कुत्ते आते रहते हैं जो इसके मांस को नोच कर खा जाएंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी अब ये मर चुका है। उसकी ये बात सुनकर फिर शेरा ने अपना सिर हिला दिया। वो आगे बढ़ा और उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया। एक सेकंड के लिए वो बच्चे को देखने लगा, लेकिन उसने फिर उस पर से अपनी नज़र में फेर ली और उसे लेकर वहां से चला गया।
वो उस बच्चे को लेकर उस बड़े से दलदल के पास जा रहा था, लेकिन तभी उसे वहां एक पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही शेरा ने घबराते हुए कहा, हो गया कांड। अगर गलती से भी पुलिस ने मुझे इस मरे हुए बच्चे के साथ देख लिया तो कुछ भी हो सकता है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने आसपास अपनी नजरें दौड़ाई तो उसे एक पॉलीथीन दिखाई दी। उस पॉलीथीन को देखकर उसने जल्दी से बच्चे को किसी ब्रेड के टुकड़े की तरह उसके अंदर भर दिया और उसे वही साइड में फेंककर तुरंत वहां से भाग निकला। चटू, दर्दनाक सदमा। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब उस वार्ड में मौजूद लड़की की आंखें खुली तब उसने धीरे से अपने चारों तरफ देखा तो एकदम सन्नाटा था। वहां कोई नहीं था। उसने हल्के से अपने पेट को छुआ। उसे अपने पेट में कुछ महसूस नहीं हुआ, जिसे महसूस कर उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने धीरे से कहा, इसका मतलब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। इतना कहते हुए उसने तुरंत पालने की तरफ देखा, लेकिन उसे पालने में कोई हरकत महसूस नहीं हुई। इसलिए उसने धीरे से नर्स को आवाज लगाते हुए कहा, सिस्टर, क्या आप मेरे बच्चे को मुझे देने में हेल्प करेगी? नर्स अंदर आए और उस लड़की को कुछ देर तक देखने लगी, जिसका नाम अंबिका था। उसने फिर से कहा, सिस्टर, क्या आप बताएंगे कि मुझे बेटा हुआ है? ये बेटी शायद वो पालने में है, प्लीज मुझे उसे दे दीजिए। उस नर्स ने उदासी के साथ कहा, सॉरी मिस अंबिका, लेकिन आपका बच्चा इस दुनिया में आया था पर वो ज्यादा देर बच नहीं पाया। और ये सुनते ही अंबिका के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो हैरान होकर उस नर्स को देखने लगी। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वो तुरंत हकलाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने बच्चे को खो दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रही हैं। मेरा बच्चा कहाँ है? उसे मुझे ला कर दीजिए। मैं उसे अपनी गोद में लूंगी तो वो जरूर मुझसे बातें करेगा। वो जरूर मुझे देखकर हंसेगा। जब वो मेरे पेट में था तो वो कभी कभी मुझे ऐसे ही बिना कोई हरकत करके परेशान किया करता था, मगर उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि हम दोनों एक साथ रहेंगे और वो आगे चलकर मेरा ख्याल रखेगा। वो ऐसे कैसे अपना प्रॉमिस तोड़कर जा सकता है? आप अभी मुझे मेरा बच्चा ला कर दीजिए, मैं उसे देखना चाहती हूँ। ये कहते हुए अंबिका जोर जोर से बिलखने लगी। नर्स उसके पास तुरंत आए और उसे संभालते हुए बोली, अंबिका, आप संभालिए खुद को। आप एक माँ हैं और मैं समझ सकती हूँ कि एक बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है, लेकिन ये सच है, आपका बच्चा जन्म के थोड़ी देर बाद ही मर गया था। तभी अंबिका गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, नहीं, ये झूठ है। मेरा बच्चा जिंदा है। वो जिंदा है। आप उसे अभी के अभी मेरे पास लेकर आइए। मैंने अभी तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी। प्लीज उसे लाकर मुझे दे दीजिए। मुझे और कुछ नहीं सुनना। ये कहते हुए वो बुरी तरह से जिद करने लगी, चीखने और चिल्लाने लगी। पर तभी वहां गुस्से के साथ डॉक्टर आते हुए बोले, ये हॉस्पिटल है, कोई पागलखाना नहीं जो इस तरह से पागलों की तरह शोर मचा रही हो। अब जल्द से जल्द अपना डिस्चार्ज पेपर लो और दफा हो जाओ यहाँ से। पहले ही तुम जैसी भिखारी की हमने इस अस्पताल में डिलीवरी करवाई, अब और तुम्हारे नखरे नहीं उठा सकते हम। डॉक्टर की ये बात सुनते ही अंबिका को एक सदमा सा लगा। तभी नर्स ने अंबिका से धीरे से कहा, अब तुमने सुन लिया ना, तुम अब यहाँ से जाओ। ये सुनकर अंबिका धड़ाम से बेड पर जा गिरी और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। ये देखते ही नर्स डर गई और जोर से बोली, मिस अंबिका। इधर दूसरी तरफ बारिश अब थम चुकी थी। सुबह के करीब 4 बज रहे थे जब उस रोड के किनारे एक बहुत ही एक्सपेंसिव मर्सिडीज कार आकर रुकी। वहां पर कुछ गार्ड्स और असिस्टेंट के साथ बॉम्ब डिटेक्टर पहले से ही मौजूद था। असिस्टेंट तुरंत उस कार की तरफ बढ़ा। उसने कार का गेट ओपन किया और एक लंबा चौड़ा इंसान एक ब्लैक आउटफिट में बाहर निकला। उस इंसान के चेहरे पर इस वक्त मास्क लगा हुआ था। उसकी आंखें किसी झील की तरह शांत थी, लेकिन हजारों राज छुपाए बैठी थी। रुद्रांश अग्निवंशी अपनी भूरी गहरी आंखों से चारों तरफ देखने लगा। तभी असिस्टेंट अपना सिर नीचे झुकाकर बोला, बॉस, हमने वो बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया है और हमने ये भी पता लगा लिया है कि ये साजिश आपके खिलाफ किसने की थी। उस इंसान के आंखों में एक शैतानियत आ गई और उसने तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरे अपनों के अलावा मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है? जब तक मेरे पास मेरे अपने हैं तब तक मुझे दूसरे दुश्मनों की जरूरत नहीं। ये कहकर रुद्रांश आगे की तरफ बढ़ गया। तो वहीं असिस्टेंट ये सुनकर लाचारी से बोला, सही कहा आपने बॉस, आपके अपने ही आपके दुश्मन बन बैठे हैं जो आपकी जान के पीछे पड़े हैं। आपके साथ ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इतनी कम उम्र में इतने सक्सेस को पा चुके हैं और शायद इसीलिए उन लोगों से आपकी सक्सेस बर्दाश्त नहीं हो रही। ये कह वो फिर एक बार चारों तरफ देख बोला, बॉस, शायद हमें यहाँ कुछ और भी मिल सकता है क्योंकि इस रास्ते पर उन्होंने कई सारे बॉम्ब को प्लान किया था।
हमने 2 बॉम्ब को तो डिफ्यूज कर दिया है, पर मुझे लगता है कि हमें कुछ और भी मिल सकता है। रुद्रांश अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो गया और सख्ती के साथ बोला, धमाके का जवाब धमाके से ही दिया जाएगा। यहाँ जितने भी हमें बॉम्ब मिलते हैं तुम सबको पता है कि उन सब का तुम क्या करोगे। इसके जवाब में सभी गार्ड्स और असिस्टेंट ने अपना सिर हिला दिया और फिर सभी वापस से चारों तरफ कुछ ढूंढने लगा। इधर रुद्रांश अभी भी खामोशी के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर मास्क था, लेकिन उसकी आंखें बहुत डरावनी दिखाई दे रही थी। वहां हल्का सनराइज हो रहा था और उस सनराइज में उसकी पर्सनैलिटी अलग की तरह से चमक रही थी, जो वहां मौजूद सभी से अलग दिखाई दे रही थी, जो उसे रुद्रांश अग्निवंशी बना रही थी। इधर असिस्टेंट जो अब बॉम्ब ढूंढते ढूंढते दूसरी तरफ आ चुका था, उसे तभी वहां पर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। कुछ कुत्ते इस वक्त उसे चीज को देखकर भौंक रहे थे, लेकिन वो कुत्ते इस वक्त उसके पास नहीं जा रहे थे, वो बस दूर से ही उसे देखकर भौंक रहे थे। असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा, ऐसा क्या दिख गया कुत्तों को जो इस तरह से भौंक रहे हैं? मुझे चलकर देखना होगा, कहीं बॉम्ब तो नहीं। कहते हुए असिस्टेंट तुरंत उस तरफ भागा और सभी से बोला, शायद यहाँ पर बॉम्ब है। ये सुनकर रुद्रांश के भी एक्सप्रेशंस बदल गए, वो भी उसी तरफ बढ़ने लगा। इधर असिस्टेंट उस तरफ आया तो उसे एक पॉलीथीन दिखाई थी। उस पॉलीथीन को देखकर उसने रुद्रांश से कहा, बॉस मैंने आपसे पहले कहा था उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, देखिए कैसे एक और बॉम्ब लोगों ने ऐसे पॉलीथीन में छुपा कर रखा है। तो रुद्रांश इसके जवाब में अपने सर्द एक्सप्रेशन के साथ बोला, उन्हें इसका जवाब देना होगा, वो अब इसका जवाब अपनी मौत से देंगे। ये कहते हुए वो उस पॉलीथीन की तरफ बढ़ा, तभी असिस्टेंट ने कहा, बॉस ऐसे मत जाए, खतरा हो सकता है, बॉम्ब कहीं ब्लास्ट हो गया तो। लेकिन रुद्रांश पॉलीथीन को देखते हुए लगातार उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। ये देख किसी को कुछ समझ नहीं आया, तो असिस्टेंट ने बॉम्ब डिटेक्टर से कहा, जल्दी से बॉस के पास जाओ और उस बॉम्ब को डिफ्यूज करो, बॉम्ब से बॉस को खतरा हो सकता है। इसके जवाब में डिटेक्टर ने अपना सिर हिलाया और वो उस पॉलीथीन की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी उन्हें उस पॉलीथीन में कुछ हलचल महसूस हुई। रुद्रांश के कदम अब अपनी जगह रुक गए। उस हलचल को देखकर असिस्टेंट ने हैरानी के साथ कहा, इसमें तो हलचल हो रही है, इसके अंदर क्या हो सकता है, और कहीं इसीलिए तो कुत्ते उसे देखकर भौंक नहीं रहे थे। रुद्रांश ने अपनी गहरी आंखें उस पॉलीथीन पर डालते हुए बोला, चेक करो इसमें क्या है। ये सुनकर असिस्टेंट और बॉम्ब डिटेक्टर ने अपना सिर हिलाया। असिस्टेंट सीधे उस पॉलीथीन की तरफ बढ़ा और उसने उस पॉलीथीन को धीरे से खोलना शुरू किया। जैसे ही उसने पॉलीथीन को खोला, उसे अचानक से एक बेहद नन्हा सा पैर उस पॉलीथीन से बाहर निकलते हुए दिखाई दिया, जिसे देखकर एक पल के लिए वो बॉम्ब डिटेक्टर और असिस्टेंट दोनों ही घबरा गए। दोनों ही उससे दूर हो गए और असिस्टेंट ने घबराते हुए कहा, बॉस इसमें शायद किसी ने अपना बच्चा फेंक दिया है। ये सुनते ही अब रुद्रांश के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने बेहद गुस्से के साथ कहा, जब उन्हें बच्चा संभालना नहीं होता तो वो बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं? अगर उन्हें इसी तरह अपने बच्चों को फेंकना होता है तो उन्हें इसे पैदा ही नहीं करना चाहिए। चलो यहाँ से, हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं है। ये कहकर रुद्रांश आगे की तरफ बढ़ गया, तो वहीं असिस्टेंट और बाकी सभी अपना सिर हिलाकर रुद्राक्ष के पीछे पीछे जाने लगे। लेकिन असिस्टेंट को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, तभी रुद्राक्ष अपनी जगह रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों की मुठिया को बनाते हुए उस बच्चे की तरफ फिर से मुड़ गया। अभी भी उस बच्चे के सिर्फ छोटा सा पैर ही उसे पॉलीथीन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा था, और अभी वो बच्चा भी इस वक्त उस पॉलीथीन में थोड़ा सा कसमसा रहा था, जिसे देखकर रुद्रांश ने खुद से कहा, दुनिया मुझे बेरहम पत्थर दिल कहती है। उन्हें लगता है कि मेरे अंदर दिल नहीं है, लेकिन अब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं पत्थर दिल नहीं रहा। उन्हें इंसानों के लिए हूँ जो इंसान नहीं बल्कि जानवर बनते हैं। ले चलो इस बच्चे को हमारे साथ। ये सुनते ही असिस्टेंट और बाकी सब शौक रह गए और शौक होकर बोले, क्या ये आप क्या कह रहे हैं बॉस? क्या आप अनजान बच्चे को अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हैं? इसके जवाब में रुद्रांश में बिना किसी भाव के कहा, हाँ मैं इसे अपने साथ ले जाने की बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? असिस्टेंट ने ये सुनकर जल्दी से अपना सिर ना में हिला दिया और बोला, नहीं नहीं बॉस, पर मुझे लगता है कि ये दुश्मन की चाल भी हो सकती है आपको फंसाने के लिए, आपको इसे ही साथ नहीं ले जाना चाहिए। तो रुद्रांश ने उसे अपनी सख्त निगाहों से देखा और उसे बिना कोई जवाब दिए उस बच्चे की तरह बढ़ गया। असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आया, तभी रुद्राक्ष नीचे झुका और उसने पॉलीथीन सहित उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। रुद्रांश की गोद में आते ही अचानक से उस बच्चे ने कसमसाना बंद कर दिया और रुद्रांश पॉलीथीन के ऊपर से ही उस बच्चे के छोटे से चेहरे को देख रहा था।
वो नन्हा सा बच्चा अपनी छोटी छोटी आंखें खोलने की जैसे कोशिश कर रहा हो। रुद्रांश उसे कुछ पल तक देखता रहा और फिर दूसरे पल उसने उस पॉलीथीन को उससे दूर कर दिया और अब उस बच्चे का बेहद बुरा चेहरा उसके सामने था। उस बच्चे को देखकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और रुद्रांश एक पल के लिए उस बच्चे को देखता रह गया। आखिर कौन है वो बच्चा? क्या है असलियत रुद्रांश अग्निवंशी की? क्या रुद्रांश ले जाएगा उस अनजान बच्चे को अपने साथ? चैप्टर 5 साल बाद। अब आगे। उस बच्चे को देखते ही सभी शॉक हो गए। असिस्टेंट ने घबराते हुए कहा, इस बच्चे की तो हालत बहुत बुरी है, आखिर इतनी हैवानियत किसने की होगी? रुद्रांश अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए बोला, प्राइवेट विला में जल्द से जल्द एक डॉक्टर की टीम भिजवाओ। ये कहते हुए वो बच्चे को लेकर वहां से निकल गया। इधर असिस्टेंट और बाकी सब भी दूसरी कार से निकल गए। हॉस्पिटल में अंबिका बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शरीर में जान ही ना बची हो। वहां पर नर्स आते हुए बोली, अंबिका तुम्हारे डिस्चार्ज का वक्त हो गया है, अब तुम यहाँ से जा सकती हैं। नर्स की आवाज सुनकर अंबिका ने अपना सिर हिला दिया। नर्स ये कहकर वहां से चली गई। अंबिका बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन अभी वो बाहर पहुंची ही थी कि उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही अंबिका के कदम रुक गए और उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। डॉक्टर शेरा के सामने खड़े थे और वो शेरा से बोले, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें वो चाहिए, वरना हम उसे डिस्चार्ज देते ही नहीं। ये सुनकर शेरा ने गुस्से के साथ कहा, मुझे खुद भी अभी अभी बॉस का फोन आया है। उन्होंने कहा कि अब हमें उस लड़की का भी ठिकाना लगाना है, पर तुमने ये ठीक नहीं किया, अब बॉस इसके लिए तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर डॉक्टर डर गया। तो शेरा गुस्से के साथ बोला, एक बार तुम मिल जाओ, तुमको मैं ठिकाने लगा दूं, उसके बाद मैं पूरी तरह से तुमसे और इस बेमतलब की शादी से आज़ाद हो जाऊंगा। ये कहते हुए वो वहां से बाहर निकल गया। लेकिन इधर अपने पति शेरा की बात सुन रही अंबिका के तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वो हकलाते हुए बोली, मेरे पति मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, क्योंकि यहाँ सब मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो कोई भी है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे सजा जरूर दिलवाऊंगी। ये कहते हुए अंबिका वहां से चोरी चुपके बाहर भाग निकल गई। शेरा भी हॉस्पिटल से बाहर निकला। वो रोड के दूसरे साइड आया तो वहां पर इस वक्त गणपति महोत्सव की धूम मची हुई थी। चारों तरफ ट्रैफिक था और काफी ज्यादा तेज साउंड चल रहा था। ये सब कुछ देख शेरा ने कहा, अब तो उसको ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज के दिन तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। वैसे भी मेरा काम उस बच्चे को मारने तक था और मैंने उसे मार दिया। मैं अब जा रहा हूँ। इधर अंबिका गणपति महोत्सव के भीड़ में लोगों के बीच अपने मुंह पर कपड़ा डाले छुपी हुई थी और वो बस शेरा को ही जाते हुए अपनी डरी सहमी आंखों से देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए और तभी उसकी नज़र गणपति जी के बड़ी सी मूर्ति पर गई। उसे देख अंबिका ने कहा, मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में आगे क्या होने वाला है भगवान, लेकिन मैं आज यहाँ अपनी जिंदगी आपको सौंप कर जा रही हूँ और जब मैं दोबारा यहाँ आऊंगी तो मुझ पर एक एहसान कीजिएगा। जिसने भी मेरी जिंदगी बर्बाद की है उन सब से बदला लेने के लिए मुझे ताकत दीजिएगा और मुझे उस लायक बना दीजिएगा कि मैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा सकूं। इसी के साथ अंबिका ने अपने आंसू को साफ किया और वो वहां से भाग निकली। इधर दूसरी तरफ बड़े से प्राइवेट विला के अंदर मास्टर बेडरूम में एक डॉक्टर्स की टीम उस बच्चे के आसपास लगी हुई थी। उस बच्चे के छोटे से मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया गया था क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक थी, बहुत मुश्किल से उसकी सांसें चल रही थी। तो वही रुद्रांश सोफे पर लीन होकर बैठा वाइन पीते हुए उस बच्चे को घूर रहा था। तभी उसने अपनी आंखें बंद की और सख्ती से बोला, क्या ये बच्चा जिंदा बचेगा भी या नहीं? इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा, बच्चे को बचाना मुश्किल है, अगर हम बच्चे को बचा भी लेंगे तो भी आगे चलकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुन असिस्टेंट ने घबराते हुए कहा, पर इस मासूम से नवजात बच्चे के साथ क्या क्या हुआ है? इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा, इस बच्चे को गाला दबाकर मारा गया है। ये देखिए, इसके गले पे निशान अब भी है और इसके ब्लड सैंपल से हमें शराब की कुछ बूंदें भी मिली है। अचानक से रुद्रांश की पकड़ उसके ग्लास पर कस गई। वो अपनी लाल आंखों से उस बच्चे को घूरते हुए बोला, ये बच्चा कौन है, किसका है और वहां कैसे पहुंचा? मुझे इन सब के बारे में जानना है। वो आगे बोल ही रहा था कि उसी वक्त असिस्टेंट ने बीच में कहा, सर मुझे पता है कि आपको इन सब के बारे में जानना है, आप फिक्र मत कीजिए, हम इसके बारे में जल्दी पता लगा रहे हैं और हम इसके माँ बाप को भी ढूंढ लेंगे और अगर इसके माँ बाप ने इसकी ऐसी हालत की होगी तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है कि आजकल के जो नए नए कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वही ऐसी हरकत कर सकते हैं
उन्हें सिर्फ मजे लेने से मतलब है और जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो आखिर में मिलकर यही काम करते हैं, बच्चे को इस दुनिया में लाते हैं और फिर उन्हें ऐसे कूड़ेदान में फेंक कर चले जाते हैं। आजकल की यूथ पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। ये कहते हुए असिस्टेंट ने जब रुद्रांश को देखा तो रुद्रांश की गुस्से भरी आंखें देख वो चुप हो गया। रुद्रांश दांत पीसकर बोला, नेक्स्ट टाइम से मुझे इंटरप्ट करने पर तुम खुद को 50 हंटर मारोगे। असिस्टेंट ये सुन घबराते हुए जल्दी से अपना सिर हिला दिया। फिर रुद्रांश ने आगे कहा, मुझे इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानना। ये सुनते ही असिस्टेंट शॉक्ड होकर बोला, व्हाट? सर, मैं आपकी कुछ बात समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? रुद्रांश सर्द आवाज में बोला, मुझे नहीं जानना ये बच्चा किसका है, कहाँ से आया है और कैसे वहां पहुंचा। असिस्टेंट ने कंफ्यूजन में कहा, सॉरी सर, पर अगर आप ये सब नहीं जानना चाहते तो आप इस बच्चे का क्या करेंगे? अगर ये मान लीजिए गलती से भी जिंदा बच जाता है तो फिर? ये सुनकर रुद्रांश ने कहा, जिसने भी इसे पैदा किया और इस तरह लावारिस सड़कों पर फेंक दिया, उनका अब इस बच्चे पर कोई हक नहीं होगा। ये बच्चा मुझे मिला है तो मैं इसे अपनाऊंगा और अब इस पर सिर्फ मेरा हक होगा। वहां मौजूद डॉक्टर के साथ असिस्टेंट भी ये सुनकर शॉक हो गए। असिस्टेंट बोला, क्या बॉस, आपको पता है ना आप रुद्रांश अग्निवंशी हैं, पूरी दुनिया आपको जानती है और अगर उन्हें पता चलेगा कि आप किसी रोड से उठाए बच्चे को अपना नाम दे रहे हैं और अपने साथ रख रहे हैं तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा और सबसे बड़ी बात आपकी फैमिली भी है। तभी वहां ग्लास के टूटने की आवाज आई, जिसे सुन असिस्टेंट चुप हो गया। रुद्रांश अपनी लाल आंखों से असिस्टेंट को देखकर बोला, फैमिली? किस फैमिली की बात कर रहे हो तुम? मेरे अलावा मेरा और कोई नहीं है। सो अब अगर तुमने फैमिली शब्द का जिक्र भी किया तो ये कांच के टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो जमीन पर गिरा है वो तुम्हारे गले के आर पार होगा। असिस्टेंट के चेहरे पर पसीने आ गए। उसने डरते हुए कहा, सॉरी सर, माफ कर दीजिए। रुद्रांश डॉक्टर की तरफ देख ठंडी आवाज में बोला, आई डोंट केयर। तुम सब कैसे इसे ठीक करोगे और कैसे इसकी ट्रीटमेंट करोगे, चाहे तुम्हें इंडिया के टॉप डॉक्टर्स को बुलाना पड़े या फॉरेन से, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये बच्चा मुझे हर हाल में जिंदा चाहिए। तुम सब के पास सिर्फ 2 दिन है, इसे बचाओ या अपनी जान गंवाओ। ये कह वो अपनी जगह से उठा और बाहर निकल गया। बाकी सब रुद्रांश को हैरानी से देखते रह गए। उसकी बातें सुई की तरह चुभती थी। उसे अपनी बातें दूसरे के दिमाग में कैसे डालनी है वो अच्छी तरह जानता था। वो एक बार कह दे वो पत्थर की लकीर हो जाती थी। डॉक्टर्स की टीम में तो जैसे अफरा-तफरी मच गई। जो डॉक्टर्स अब तक उस बच्चे की बड़े ही आराम से ट्रीटमेंट कर रहे थे अब उसमें और फुर्ती आ गई। उन सब के हेड इस वक्त उस बच्चे की सभी रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ने लगे। करीब 1 घंटे बाद स्टडी रूम का दरवाजा खुला। असिस्टेंट डॉक्टर के साथ अंदर की तरफ बढ़ा। वहां चारों तरफ अंधेरा था, जिसे देख डॉक्टर ने थोड़ा डरते हुए कहा, क्या बॉस यहीं पर है? असिस्टेंट ने धीरे से कहा, शह है। बॉस को शोर पसंद नहीं है, इसलिए तुम चुप रहो। फिर तभी उनके कानों में एक गहरी आवाज गई, क्या न्यूज़ है? क्या वो बच्चा जिंदा है? डॉक्टर ने झट से कहा, फॉर्चुनेटली सर, वो जिंदा है। ये सुनते ही रुद्रांश जो सोफे पर बैठा था, उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन डॉक्टर ने आगे कहा, पर सर आगे चलकर उसे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर पर एक गहरी चोट आई है। हम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसका असर उतना गहरा नहीं होगा और हो सकता है उसे आगे चलकर नॉर्मल बच्चों की तरह लाइफ ना मिले। ये बच्चा पैदाइशी ऐसा नहीं था। यकीन सर पर चोट लगने की वजह से उसके ब्रेन में कुछ सेल्स ने काम करना बंद कर दिया है और इसी की वजह से शायद वो कभी। ये कहते हुए डॉक्टर रुक गए, क्योंकि उन्होंने महसूस कर लिया था कि इस वक्त उनकी बातें रुद्रांश को अच्छी नहीं लग रही है। उन्होंने बात को पलटते हुए फिर से कहा, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम उसकी ट्रीटमेंट जारी रखेंगे और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वो बाकी बच्चों की तरह चीजें सीखने लगेगा। धीरे धीरे ही सही मगर सीख जाएगा। बस उसे जरूरत होगी एक्स्ट्रा केयर, अटेंशन और एक्स्ट्रा प्यार की। इसके जवाब में रुद्रांश ने कुछ नहीं कहा। असिस्टेंट फिर डॉक्टर को बाहर ले जाते हुए रुद्रांश से बोला, बॉस अगर आपने फैसला ले लिया है तो हम उस बच्चे के बारे में पता नहीं लगाएंगे और अब उस बच्चे की देखरेख डॉक्टर की टीम करेगी। इसका भी जवाब रुद्रांश ने कुछ नहीं दिया और असिस्टेंट डॉक्टर के साथ बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद रुद्रांश अपना सिर सोफे से टिकाया और डेविल स्माइल के साथ बोला, नाउ द गेम हैज स्टार्टेड अंडरस्कोर। इसी के साथ उसकी शैतानी हंसी चारों तरफ गूंज उठी। हा 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 हा। 5 साल बाद चफोर प्रेग्नेंट। 5 साल बाद यूएस। सुबह का वक्त। एक्स्ट्रॉर्डिनरी चिल्ड्रन स्कूल। गार्डन में कुछ विकलांग बच्चे बैठे ड्राइंग बना रहे थे और वही एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल थी वो बच्चों को बहुत ही प्यार से हैंडल करते हुए उन्हें ड्राइंग बनाना सिखा रही थी।
तभी अचानक से एक बच्चा अपनी ड्राइंग बुक को गुस्से के साथ फाड़ने लगा। ये देखकर वो लड़की जल्दबाजी में उस बच्चे के पास आए और उसे संभालते हुए बोली, कम डाउन बेबी, व्हाट हैपेंड? आप इस तरह गुस्से में इसे क्यों फाड़ रहे हैं? वो बच्चा बोला, क्योंकि ये मुझसे नहीं बन रहा है, इसलिए मैं इसे फाड़ डालूंगा। ये कहकर वो फिर से उसे फाड़ने लगा। तो उस लड़की ने तुरंत उसे प्यार से समझाया, अगर आप ड्राइंग नहीं बना पा रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम जितना कोशिश करेंगे हमें उतना ही अच्छे से सब कुछ आएगा। आप कोशिश करोगे तो आपको आने लगेगा, जैसे आप डेली चलने की प्रैक्टिस करते हो उसी तरह ड्राइंग की भी डेली प्रैक्टिस करो, ओके? उस लड़की के समझाने से फिर वो बच्चा शांत हो गया और वापस से ड्राइंग बनाने लगा। ये देख वो लड़की मुस्कुराई, लेकिन पीछे से एक आवाज आए, अंबिका बेटा तुम बहुत ही अच्छे से इन बच्चों को संभाल लेती हो, वरना ये बच्चे जिस तरह से एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। कितने सारे टीचर्स तो सिर्फ एक ही हफ्ते में इस स्कूल को छोड़कर चले गए, लेकिन इकलौती तुम ही हो जो अभी भी यहाँ पर हो। ये सुन अंबिका मुस्कुराते हुए बोली, है टीचर, इन बच्चों से मुझे एक अलग ही अटैचमेंट महसूस होता है, इसलिए जब मैं इन्हें तकलीफ में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे इन्हें राहत मिले। ये सुनकर हेड टीचर मुस्कुराए और बोली, मुझे खुशी है कि तुम जैसी टीचर हमारे स्कूल में है। अंबिका अभी कुछ जवाब दे पाती, उससे पहले पीछे से आवाज आई, लेकिन सिर्फ 2 दिनों तक ही, क्योंकि फिर मिस अंबिका मैडम का प्रमोशन होने वाला है और वो यहाँ से जा रही हैं। उस आवाज को सुनते ही हेड टीचर और अंबिका दोनों ही गेट की तरफ देखने लगे, जहाँ एक लड़की मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रही थी। उसे देख अंबिका ने कहा, खुशी तुम क्या कह रही हो? खुशी उसके पास आए और उसे गले लगाते हुए बोली, कंग्रेचुलेशंस। ये सुनकर हेड टीचर ने कहा, किस बात की कंग्रेचुलेशन दी जा रही है? अंबिका को भी कुछ समझ नहीं आया, उसने भी ना समझी में कहा, हाँ कैसी कंग्रेचुलेशंस? इसके जवाब में खुशी ने कहा, क्या तुम भूल गई तुमने कितनी सारी कंट्रीज में जॉब के लिए अप्लाई किया था, जहां तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाए, जिसमें से एक इंडिया भी था, और इंडिया में तुम्हारी क्वालिफिकेशन को देखकर एक कंपनी ने तुम्हें हायर किया है और अब तुम 2 दिन बाद इंडिया जा रही हो। मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी टिकट्स भी बुक करवा लिया है। ये सुनते ही अंबिका हैरान रह गई। उसने दूसरे पल खुशी को हक कर लिया और बोली, ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, क्या वाकई मुझे जॉब के लिए बुलाया गया है? खुशी ने भी उसे कसकर हक करते हुए कहा, हाँ, और मेरे पास सुबह ही इसके बारे में कॉल आया था, इसलिए मैं डायरेक्ट तुम्हें सामने से न्यूज़ देने के लिए चली आई। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच खुशी, तुमने वाकई मेरी बहुत हेल्प की है। मैं बता नहीं सकती कि मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कितनी ज़्यादा परेशान थी, बट थैंक्स टू यू। तभी हेड टीचर ने कहा, इसका मतलब तुम अब हमें छोड़कर चली जाओगी? ये सुनते ही अंबिका के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो टीचर की तरफ मुड़ी और बोली, एक्चुअली मैं एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी। मैं पिछले 1 सालों से कोशिश कर रही थी और अब जब मुझे ये मौका मिला तो मैं इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहती। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी जगह पर अपने जैसे ही एक एम्प्लॉय को रख कर जाऊंगी जो आपकी हेल्प करेगी। ये सुन फिर हेड टीचर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारे अंदर जिस तरह से एबनॉर्मल बच्चों को संभालने की स्पेशलिटी है उसे तुम और अच्छे से इम्प्रूव करो, और क्या पता तुम्हारी वजह से इंडिया के कई सारे बच्चे ठीक हो जाए, जैसे यहाँ के बच्चे ठीक हुए हैं। ये सुनकर अंबिका ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। कुछ देर में अंबिका खुशी के साथ अपने अपार्टमेंट निकल गई। वो अपार्टमेंट में आए और अपना लगेज पैक करने लगी। खुशी भी उसकी पैकिंग में हेल्प करवा रही थी। तभी खुशी ने उससे कहा, वहाँ मेरी एक दोस्त है जिसने तुम्हारी ये जॉब लगवाई है, तुम उसके ही अपार्टमेंट में कुछ दिनों के लिए रुक जाना, और फिर जब तुम वहाँ अच्छे से स्टेबल हो जाओ तब तुम अपने लिए कोई भी अपार्टमेंट देख लेना। ये सुनकर अंबिका ने कहा, तुम्हारी दोस्त ने वाकई मेरी बहुत हेल्प की है, मैं उसे जरूर थैंक यू बोलूँगी। ये सुनकर खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें उसे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसने तो अपनी ही नौकरी बचाई है। ये सुनकर अंबिका को अब कुछ समझ नहीं आया। उसने न समझी में कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। खुशी गहरी सांस लेकर बोली, एक्चुअली तुम्हें पता है एशिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून कौन है? ये सुनकर अंबिका ने अपना सिर न में हिला दिया, जिसे देख खुशी ने झुंझलाते हुए कहा, आखिर तुम इस दुनिया में रहती भी हो या नहीं? तुम इंडिया की हो, लेकिन तुम्हें इंडिया के बारे में ये भी नहीं पता कि इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून कौन है। ये सुनकर अंबिका ने चिढ़कर कहा, बात क्या है, तुम मुझे साफ साफ बताओगी या नहीं? इसके जवाब में फिर खुशी ने कहा, एक्चुअली मेरी दोस्त इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में काम करती है और उसे काम करते हुए 5 साल हो गए।
इन 5 सालों में उसने काफ़ी अच्छी पोजीशन हासिल कर ली, लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। उस कंपनी के जो सीईओ है वो उनके असिस्टेंट की असिस्टेंट है, इसलिए उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उन्हीं में से एक काम उसे ये भी दिया गया था कि वो एक अच्छी और एक्सपीरियंस चाइल्ड स्पेशल डॉक्टर ढूंढे। ये कह वो स्माइल के साथ बोली, और मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया, और जब तुम्हारे रिज्यूम को उसके असिस्टेंट ने देखा तो तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया। सो तुम्हें अब 2 दिन बाद इंडिया जाना है और इंडिया जाकर तुम्हें इंटरव्यू वगैरह देना है। अगर तुम उसमें सेलेक्ट हुई तो तुम इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में काम करोगी। ये सारी बातें सुनकर अंबिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कहा, क्या तुम सच कह रही हो? लेकिन इतने बड़े बिजनेस टाइकून को एक चाइल्ड स्पेशल डॉक्टर की क्यों जरूरत पड़ गई? ये सुनकर खुशी ने भी कंफ्यूजन में कहा, इसके बारे में मुझे भी डिटेल तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि सीईओ का कोई बच्चा है जो शायद अबनॉर्मल है, एंड मे बी उसी के लिए ही उन्हें जरूरत हुई होगी। वैसे तुम इंडिया जा ही रही हो, तुम खुद ही पता कर लोगी कि आखिर वहाँ क्या मैटर है। ये कहकर उसने उसके लगेज को पैक कर दिया। लेकिन अंबिका को एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने मन में कहा, वो दुनिया का इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है, लेकिन उसका बेटा अबनॉर्मल है। भगवान भी कैसे कैसे खेल दिखाता है। इतना पैसा होने के बावजूद भी वो अपने बेटे को ठीक नहीं कर पा रहा है। पता नहीं मैं उसे ठीक कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, बस एक बार मुझे पूरी तरह से सेलेक्ट कर लिया जाए। इसी तरह 2 दिन बीत गए। फिर शाम के वक्त खुशी अंबिका को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर आई। अंबिका ने एक रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल थे, गोरा रंग और छोटा सा खूबसूरत चेहरा था। वो काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। आंखों पर उसने गॉगल्स लगाए हुए थे। वो अपना लगेज लिए खुशी से बोली, फाइनली मैं इंडिया जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, मैं वहाँ पहुँचने के बाद कॉल करूँगी। ये सुनकर खुशी ने भी स्माइल के साथ अपना सिर हिला दिया। फिर अंबिका वहाँ से सीधे इंडिया के लिए निकल गई। वो कुछ ही वक्त में प्लेन में थी। उसने अपनी आंखें बंद की तो आंखें बंद करते उसके सामने 5 साल पुराना अतीत आ गया, जिसे सोचते उसने झट से अपनी आंखें खोली और गहरी सांस लेकर बोली, 5 साल पहले मेरे साथ इंडिया में जो कुछ भी हुआ था उन सब का बदला मैं लूंगी, क्योंकि अब मैं पहले की तरह कमजोर नहीं रह गई। मैं उन सबको सजा दूंगी जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी, और सबसे बड़ा गुनहगार मेरा पति है जिसको मैं जरूर सजा दिलवाऊंगी। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली तो उसके सामने फिर से उसका अतीत आ गया। 5 साल पहले वो बहुत ही खुश मिजाज लड़की हुआ करती थी। उसने कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया था, लेकिन उसका कॉलेज शुरू होता उससे पहले ही उसके भाई ने उसकी शादी तय कर दी। वो भी एक गुंडे मवाली से। तब उसे इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि उसका पति उसके सामने बहुत अच्छे से पेश आता था। उसने उससे शादी कर ली, लेकिन शादी के 1 हफ्ते बाद ही उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि अपने पति के साथ एक भी रात नहीं गुजारी थी, क्योंकि उसका पति जब भी घर आता था तो वो नशे की हालत में होता था। उसे खुद का होश नहीं रहता था, इसलिए शादी होने के बावजूद भी उन दोनों के बीच कोई हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशन नहीं बना था। लेकिन जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तब वो बहुत ज़्यादा शॉक थी। और जब उसके ससुराल में उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो उसकी सास और ससुर ने उसे बहुत बुरे तरीके से जलील किया और बेइज्जत करके उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। वो अपने आप को किसी तरह संभाली और उसने उस बच्चे को जन्म देने का इरादा बनाया। 9 महीने सबसे वो छुप छुप कर रह रही थी, क्योंकि वो अपने भाई के पास भी वापस नहीं जा सकती थी। उसके भाई ने तो जैसे उससे शादी के बाद रिश्ता ही तोड़ लिया था, लेकिन जब 9 महीने बाद उसने बच्चे को जन्म दिया तो उसे पता चला कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। उसकी जिंदगी उजड़ गई और आखिर में वो वहां से चली गई, और अब पूरे 5 साल बीत चुके थे जब वो वापस इंडिया जा रही थी। अचानक से वहां फ्लाइट अटेंडेंट की आवाज़ सुनाई दी, मैम। जिसे सुनकर अंबिका अपने होश में वापस आई तो फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा, मैम आपको कुछ चाहिए? अंबिका ने अपना सिरनामे हिला दिया, जिसके बाद वो वहां से चली गई। लेकिन अंबिका बोली, मुझे नहीं पता 5 साल पहले मेरे कौन दोस्त थे और कौन दुश्मन, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे उस इंसान से बदला लेना है जिसने मेरे खिलाफ ये सब किया है। और सबसे बड़ी बात, मुझे ये पता लगाना है कि आखिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई, जबकि मुझे अच्छे से याद है मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी लड़के को आने नहीं दिया, और न ही मैंने कभी किसी को खुद को छूने दिया। यहाँ तक कि शादी के बाद मैंने अपने पति को भी खुद को छूने नहीं दिया, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी? मुझे इस बारे में भी अब पता लगाना होगा, और अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरे उस बच्चे का बाप कौन था? ये सारे सवाल करते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और नींद में चली गई। कुछ घंटे की फ्लाइट के बाद रात के वक्त में
मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंबिका अपने लगेज को लेकर बाहर निकली। वो जब बाहर आई तो वो चारों तरफ देखने लगी, जिसे देखकर उसने कहा, 5 साल पहले एक वक्त था जब मैं यहाँ से सब कुछ छोड़कर गई थी। तब ऐसा लगा था जैसे मैं कभी यहाँ वापस ही नहीं आऊंगी, लेकिन किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आज मैं फिर से यहाँ पर आ चुकी हूँ, अपना खोया हुआ इज्जत लेने और अपने साथ किए गए गलत कामों का सबसे बदला लेने। ये कहते हुए वो सीधे टैक्सी की तरफ बढ़ गई। जब 5 तुम कभी प्रेग्नेंट हुई। अब आगे कुछ ही देर में अंबिका एक अपार्टमेंट के बाहर पहुंची। वो अपने लगेज लेकर उस अपार्टमेंट के अंदर गई। उसने अपार्टमेंट के डोर बेल को बजाया। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही सामने खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर अंबिका ने हल्के मुस्कुराहट के साथ कहा, हेलो, मेरा नाम अंबिका है। तभी वो लड़की स्माइल के साथ आगे बढ़ी और अंबिका को हक करते हुए बोली, आई नो, मुझे तुम्हारे बारे में पता है ऑलरेडी। खुशी ने मुझे सब कुछ बता दिया और सॉरी मैं तुम्हें पिक करने के लिए नहीं आ पाई क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट थी और अभी अभी मैं सोकर उठी हूँ, लेकिन थैंक गॉड तुम टाइम पर पहुंच गई, वरना मैं तुम्हें लेने ही आने वाली थी। ये कहकर उसने उसके लगेज को अंदर किया तो वही अंबिका ने उसके इतने फ्रेंडली नेचर को देखकर मुस्कुरा कर कहा, नहीं नहीं थैंक यू, आप मुझे इस घर में रहने के लिए जगह दे रही है वही मेरे लिए काफ़ी है, और वैसे भी आपने मेरे ऊपर दो बड़े एहसान किए हैं जिसको चुका पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। उसके बात को सुनकर वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। खुशी ने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया होगा कि मैंने ये सब कुछ अपनी नौकरी बचाने के लिए किया, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी ये बात सुनकर अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बेशक से आप अपनी नौकरी बचा रही है, लेकिन कम से कम आप मुझे एक अच्छी नौकरी तो दे रही है, और सच कहूँ तो इस जॉब को लेकर मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ। ये सुनते सुनते अचानक से उस लड़की के चलते कदम रुक गए। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ बदल गया, लेकिन उसने दूसरे ही पल मुस्कुराते हुए कहा, आई नो, आपको बहुत सारी चीज़ अभी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। जैसे जैसे आप यहाँ पर सेटल होंगे और काम पर अच्छे से मन लगाकर ध्यान देंगे तो देखिएगा बहुत जल्दी आपको सब समझ आ जाएगा। और आप फिक्र मत कीजिए, आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ बॉस के बेटे को ही संभालना है, इसमें ज़्यादा मुश्किल की कोई बात नहीं है। ये सुनकर अंबिका ने फिर अपना सिर हिला दिया, लेकिन तभी उसने कहा, लेकिन साक्षी, तुम्हारे बॉस का नेचर कैसा है? वो काफ़ी गुस्सैल हैं क्या? वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। उसकी ये बात सुनकर साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, एक्चुअली बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, मेरे बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सैल है। वो छोटी भी गलती को टॉलरेट नहीं करते, लेकिन जो काम अच्छे से करते हैं वो बॉस के फेवरेट एम्प्लॉय बन जाते हैं। जैसे कि एक वक्त में मैं उनकी फेवरेट एम्प्लॉय थी, लेकिन कुछ वक्त में मैंने कुछ काम ही ऐसे कर दिया जिसकी वजह से अब बॉस के असिस्टेंट हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझे कोई ना कोई टास्क देते रहते हैं। इसलिए तो उन्होंने सबसे बड़ा टास्क मुझे यही दे दिया कि मैं उनके बेटे के लिए एक चाइल्ड स्पेशल डॉक्टर ढूंढ के लेकर आऊँ। बट थैंक गॉड तुम मुझे मिल गई, मैं तुम्हें जितना थैंक्स कहूँ उतना कम है। ये सारी बातें सुनकर अंबिका ने स्माइल के साथ कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा ना, तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम बार बार इस तरह थैंक्स बोलोगी तो फिर मुझे बहुत ऑकवर्ड महसूस होगा। ये सुनकर फिर साक्षी मुस्कुरा दी और बोली, मैं तुम्हारा रूम ऑलरेडी सेटअप कर दिया है, तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ क्योंकि आज दोपहर को ही तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है। बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करती हूँ कि तुम ज़रूर सेलेक्ट हो जाओ। ये सुनकर अंबिका ने भी अपना सिर हिला दिया और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर उसके जाने के बाद साक्षी ने खुद से कहा, आई एम सॉरी अंबिका, मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें अभी सच्चाई नहीं बता सकती। अगर मैंने तुम्हें सच्चाई बताई तो तुम कभी ये जॉब नहीं करोगी, क्योंकि ये जॉब ऐसी है जिसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हार मान लेते हैं, क्योंकि बॉस के बेटे की हालत जिस तरह से अक्सर हो जाती है उनसे हर कोई डरता है, कोई भी उनके करीब नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात, बड़े बॉस को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। छोटी छोटी चीज़ अगर उनके मन मुताबिक नहीं होगी तो तुरंत लोगों को फायर कर देते हैं। मुझे नहीं पता तुम कैसे बॉस को हैंडल करोगी, लेकिन अभी के लिए मुझे माफ कर दो क्योंकि अभी मुझको तुमसे ये सारी बातें छुपानी पड़ेगी। ये सब कहते हुए उसने गहरी सांस लिया और वो कमरे में चली गई। इधर अंबिका आने वाले खतरे से अनजान अपने नए जिंदगी की शुरुआत करने के बारे में सोच रही थी। वो शावर लेकर रेडी हो गई। रेडी होने के बाद उसने खुद का हल्का सा टचअप किया और वो जल्दबाजी के साथ बोली, 1 बजे बजने में बस कुछ ही देर बाकी है, मुझे अब जल्द से जल्द निकलना होगा। ये कहते हुए वो जैसे ही बाहर निकली, गेट पर साक्षी खड़ी थी। उसने अंबिका को देखकर कहा, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया है। ये सुनकर अंबिका ने अपना सीना में हिला दिया और बोली, आई एम सॉरी पर मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे इंटरव्यू का टाइम हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। ये सुनकर साक्षी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम बाहर से कुछ खा लेना, बाकी बेस्ट ऑफ लक।
ये सुनकर अंबिका ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और वो वहां से निकल गई। कुछ देर में उसकी टैक्सी एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर रुकी। अंबिका ने जब उसे आसमान को छोटे बिल्डिंग को देखा तो वो एक पल के लिए उसे देखते रह गई और उसने खुद से कहा, खुशी बिल्कुल ठीक कहती थी, वो इंसान वाकई एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून है, क्योंकि अभी तक मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग किसी की नहीं देखी। ये कहते हुए वो अब गहरी सांस ली और खुद से बोली, लेकिन मुझे इतनी नर्वसनेस क्यों फील हो रही है, मुझे ऐसी बेचैनी क्यों हो रही है जैसे आगे कुछ बड़ा होने वाला है जिससे मेरी जिंदगी बदलने वाली है। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। ये कहते हुए वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। वो अंदर जब लॉबी में पहुंची तो वहां ऑलरेडी रिसेप्शनिस्ट मौजूद थे। रिसेप्शनिस्ट को देखकर अंबिका ने कहा, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर डॉक्टर के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मुझे एक्चुअली स्पेशली हायर किया गया है और आज मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू है। क्या आप मुझे बता सकती कि मुझे कहाँ जाना है? ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने अब अंबिका को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उसे देखते ही उसने कहा, वाह, मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है जो तुम इस नौकरी के लिए यहाँ आए हो। उस रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुनकर अंबिका ने ना समझी में कहा, व्हाट डू यू मीन? मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। तभी रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम सब कुछ समझ जाओगी। तुम सबसे टॉप फ्लोर पर चली जाओ, वहाँ 2 केबिन होंगे, एक जो हमारे बॉस का है और दूसरा जहाँ पर तुम्हें अपना इंटरव्यू देना है, क्योंकि ये इंटरव्यू खुद हमारे बॉस लेने वाले हैं, इसलिए खुद को तैयार कर लेना। ये सुनते ही अंबिका ने हैरानी के साथ कहा, व्हाट? इस कंपनी के बॉस खुद मेरा इंटरव्यू लेंगे? लेकिन कैसे? जहाँ तक मुझे पता है ऐसे इंटरव्यूज खुद बॉस नहीं लेते, वो अपने खास एम्प्लॉय या मैनेजर या फिर असिस्टेंट से करवाते हैं। ये सुनकर अब रिसेप्शनिस्ट ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें पता भी है तुम यहाँ किस चीज़ के इंटरव्यू के लिए आए हो? ये सुनकर अंबिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोली, जी मैं यहाँ पर बॉस के बेटे के डॉक्टर के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इसके जवाब में रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जब तुम्हें ये बात पता है तो फिर तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं पता, लेकिन बॉस के लिए उनका बेटा बहुत मायने रखता है। अब तक जितने भी डॉक्टर आए हैं बॉस ने खुद उनका इंटरव्यू लिया है, तो फिर वो तुम्हारा भी खुद से इंटरव्यू लेंगे, इसलिए खुद को तैयार करो और बॉस के सामने ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें जवाब देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और खासकर तुम जैसी फॉरेनर लड़की तो बिल्कुल नहीं। ये सुनते ही अंबिका को अब कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसने खुद के गेटअप को देखा, वो वाकई इन 5 सालों में पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। अगर कोई उसे पुराना जान पहचान वाला इंसान देखता तो वो पहचान ही ना पाता कि वो वही अंबिका है जो 5 साल पहले थी, और अब उसका लुक किसी फॉरेनर गर्ल की तरह लगता था। और वो वहां से सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में लिफ्ट का दरवाजा खुला। वो टॉप फ्लोर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन टॉप फ्लोर पर पहुंचकर उसे बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होने लगी। उसने खुद से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। जिस तरह रिसेप्शनिस्ट ने मुझे डरा दिया है उस तरह से तो मुझे यहाँ अब नौकरी करने में भी डर लग रहा है, लेकिन मैं इतनी दूर से यहाँ आ गई, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए। मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि अभी तो मुझे अपने कातिलों का भी बदला लेना है जिन्होंने 5 साल पहले मेरे साथ साजिशें की थी। ये सब सोचते हुए आखिर में वो उस इंटरव्यू वाले रूम में बढ़ गई। वो जब रूम में पहुंची तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर अंबिका ने नासमझी में कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मेरा इंटरव्यू कौन लेगा? ये कहते हुए अभी वो चुप हुई थी कि तभी उस केबिन का दरवाजा फिर से खुला। दरवाजा खुलते ही अंबिका ने तुरंत गेट की तरफ देखा, लेकिन गेट के पास जैसे ही उसने एक लंबे चौड़े इंसान को देखा वो बस देखती रह गई, क्योंकि उसके सामने इस वक्त रुद्रांश खड़ा था, एशिया का बिजनेस टाइकून जिसके आगे दुनिया सर झुकाती थी। ब्लैक आउटफिट में डार्क पर्सनैलिटी के साथ वो अंदर की तरह बढ़ रहा था। उसने अभी तक अंबिका को एक नज़र भी नहीं देखा था। वो सीधे अंदर की तरफ आया और वो किंग साइज चेयर पर लीन होकर बैठ गया, और वही अंबिका की तो नजरें ही नहीं हट पा रही थी। पर तभी उसके कान में एक भारी आवाज आई, मिस डॉक्टर, तुम्हें यहाँ पर मैंने खुद को देखने के लिए नहीं बुलाया है। ये सुनते ही अंबिका एक पल के लिए हड़बड़ा गई और वो जल्दी से बोली, आई एम सॉरी, पर मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। अब जाकर रुद्रांश ने अपनी भौहें चढ़ाई और अंबिका को घूरते हुए बोला, तुम्हारे इंटेंशन को मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैंने जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है पहले उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपने बेटे के लिए डॉक्टर चाहिए। ये कहते हुए उसने टेबल पर रखे फाइल को उठाया जो अंबिका का ही रिज्यूम था। वहीं अंबिका ने जब रुद्रांश की ऐसी बातें सुनी तो वो एक पल के लिए रुद्रांश को बस देखते रह गई। शायद उसने काफी वक्त बाद इस तरह के हैंडसम और अट्रैक्टिव इंसान को देखा था। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उस इंसान की पर्सनैलिटी उसके ऊपर एक अलग ही इफेक्ट पहुंचा रही थी, लेकिन उसने बहुत जल्दी ही खुद को नॉर्मल कर लिया। पर तभी रुद्रांश अंबिका को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, क्या तुम कभी मां बनी हो या फिर तुम कभी प्रेग्नेंट हुई हो?
रुद्रांश की अजीबोगरीब सवाल को सुनकर अंबिका एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। जब 5 तुम कभी प्रेग्नेंट हुई? अब आगे कुछ ही देर में अंबिका एक अपार्टमेंट के बाहर पहुंची। वो अपने लगेज लेकर उस अपार्टमेंट के अंदर गई। उसने अपार्टमेंट के डोर बेल को बजाया। कुछ ही देर में दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही सामने खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर अंबिका ने हल्के मुस्कुराहट के साथ कहा, हेलो, मेरा नाम अंबिका है। तभी वो लड़की स्माइल के साथ आगे बढ़ी और अंबिका को हग करते हुए बोली, आई नो, मुझे तुम्हारे बारे में पता है ऑलरेडी। खुशी ने मुझे सब कुछ बता दिया और सॉरी मैं तुम्हें पिक करने के लिए नहीं आ पाई क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट थी और अभी अभी मैं सोकर उठी हूँ, लेकिन थैंक गॉड तुम टाइम पर पहुंच गई, वरना मैं तुम्हें लेने ही आने वाली थी। ये कहकर उसने उसके लगेज को अंदर किया तो वही अंबिका ने उसके इतने फ्रेंडली नेचर को देखकर मुस्कुरा कर कहा, नहीं नहीं थैंक यू, आप मुझे इस घर में रहने के लिए जगह दे रही है वही मेरे लिए काफ़ी है और वैसे भी आपने मेरे ऊपर दो बड़े एहसान किए हैं जिसको चुका पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। उसके बात को सुनकर वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। खुशी ने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया होगा कि मैंने ये सब कुछ अपनी नौकरी बचाने के लिए किया, इसलिए तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी ये बात सुनकर अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बेशक से आप अपनी नौकरी बचा रही है लेकिन कम से कम आप मुझे एक अच्छी नौकरी तो दे रही है और सच कहूँ तो इस जॉब को लेकर मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ। ये सुनते सुनते अचानक से उस लड़की के चलते कदम रुक गए। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ बदल गया लेकिन उसने दूसरे ही पल मुस्कुराते हुए कहा, आई नो, आपको बहुत सारी चीज़ अभी समझ नहीं आ रही होगी लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, जैसे जैसे आप यहाँ पर सेटल होंगे और काम पर अच्छे से मन लगाकर ध्यान देंगे तो देखिएगा बहुत जल्दी आपको सब समझ आ जाएगा। और आप फिक्र मत कीजिए, आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ बॉस के बेटे को ही संभालना है, इसमें ज़्यादा मुश्किल की कोई बात नहीं है। ये सुनकर अंबिका ने फिर अपना सिर हिला दिया लेकिन तभी उसने कहा, लेकिन साक्षी, तुम्हारे बॉस का नेचर कैसा है? वो काफ़ी गुस्सैल है क्या? वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। उसकी ये बात सुनकर साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, एक्चुअली बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, मेरे बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सैल है। वो छोटी भी गलती को टॉलरेट नहीं करते लेकिन जो काम अच्छे से करते हैं वो बॉस के फेवरेट एम्प्लॉय बन जाते हैं। जैसे कि एक वक्त में मैं उनकी फेवरेट एम्प्लॉय थी लेकिन कुछ वक्त में मैंने कुछ काम ही ऐसे कर दिया जिसकी वजह से अब बॉस के असिस्टेंट हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं और मुझे कोई ना कोई टास्क देते रहते हैं। इसलिए तो उन्होंने सबसे बड़ा टास्क मुझे यही दे दिया कि मैं उनके बेटे के लिए एक चाइल्ड स्पेशल डॉक्टर ढूंढ के लेकर आऊँ। बट थैंक गॉड तुम मुझे मिल गई, मैं तुम्हें जितना थैंक्स कहूँ उतना कम है। ये सारी बातें सुनकर अंबिका ने स्माइल के साथ कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा ना तुम्हें थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम बार बार इस तरह थैंक्स बोलोगी तो फिर मुझे बहुत ऑकवर्ड महसूस होगा। ये सुनकर फिर साक्षी मुस्कुरा दी और बोली, मैं तुम्हारा रूम ऑलरेडी सेटअप कर दिया है, तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ क्योंकि आज दोपहर को ही तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है। बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करती हूँ कि तुम ज़रूर सेलेक्ट हो जाओ। ये सुनकर अंबिका ने भी अपना सिर हिला दिया और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर उसके जाने के बाद साक्षी ने खुद से कहा, आई एम सॉरी अंबिका, मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें अभी सच्चाई नहीं बता सकती। अगर मैंने तुम्हें सच्चाई बताई तो तुम कभी ये जॉब नहीं करोगी क्योंकि ये जॉब ऐसी है जिसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हार मान लेते हैं क्योंकि बॉस के बेटे की हालत जिस तरह से अक्सर हो जाती है उनसे हर कोई डरता है, कोई भी उनके करीब नहीं जाता। और सबसे बड़ी बात, बड़े बॉस को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। छोटी छोटी चीज़ अगर उनके मन मुताबिक नहीं होगी तो तुरंत लोगों को फायर कर देते हैं। मुझे नहीं पता तुम कैसे बॉस को हैंडल करोगी लेकिन अभी के लिए मुझे माफ कर दो क्योंकि अभी मुझको तुमसे ये सारी बातें छुपाने पड़ेगी। ये सब कहते हुए उसने गहरी सांस लिया और वो कमरे में चली गई। इधर अंबिका आने वाले खतरे से अनजान अपने नए जिंदगी की शुरुआत करने के बारे में सोच रही थी। वो शावर लेकर रेडी हो गई। रेडी होने के बाद उसने खुद का हल्का सा टचअप किया और वो जल्दबाजी के साथ बोली, 1 बजे बजने में बस कुछ ही देर बाकी है, मुझे अब जल्द से जल्द निकलना होगा। ये कहते हुए वो जैसे ही बाहर निकली, गेट पर साक्षी खड़ी थी। उसने अंबिका को देखकर कहा, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया है। ये सुनकर अंबिका ने अपना सीना में हिला दिया और बोली, आई एम सॉरी पर मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे इंटरव्यू का टाइम हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। ये सुनकर साक्षी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम बाहर से कुछ खा लेना, बाकी बेस्ट ऑफ लक। ये सुनकर अंबिका ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और वो वहां से निकल गई। कुछ देर में उसकी टैक्सी एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर रुकी। अंबिका ने जब उसे आसमान को छोटे बिल्डिंग को देखा तो वो एक पल के लिए उसे देखते रह गई और उसने खुद से कहा, खुशी बिल्कुल ठीक कहती थी, वो इंसान वाकई एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून है क्योंकि अभी तक मैंने इतनी बड़ी बिल्डिंग किसी की नहीं देखी। ये कहते हुए वो अब गहरी सांस ली और खुद से बोली,
लेकिन मुझे इतनी नर्वसनेस क्यों फील हो रही है, मुझे ऐसी बेचैनी क्यों हो रही है जैसे आगे कुछ बड़ा होने वाला है जिससे मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। ये कहते हुए वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ गई। वो अंदर जब लॉबी में पहुंची तो वहां ऑलरेडी रिसेप्शनिस्ट मौजूद थे। रिसेप्शनिस्ट को देखकर अंबिका ने कहा, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर डॉक्टर के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मुझे एक्चुअली स्पेशली हायर किया गया है और आज मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू है। क्या आप मुझे बता सकती कि मुझे कहाँ जाना है? ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने अब अंबिका को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उसे देखते ही उसने कहा, वाह, मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है जो तुम इस नौकरी के लिए यहाँ आए हो। उस रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुनकर अंबिका ने ना समझी में कहा, व्हाट डू यू मीन? मैं आपकी बात समझ नहीं पाई। तभी रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम सब कुछ समझ जाओगी। तुम सबसे टॉप फ्लोर पर चली जाओ, वहाँ 2 केबिन होंगे, एक जो हमारे बॉस का है और दूसरा जहाँ पर तुम्हें अपना इंटरव्यू देना है। क्योंकि ये इंटरव्यू खुद हमारे बॉस लेने वाले हैं, इसलिए खुद को तैयार कर लेना। ये सुनते ही अंबिका ने हैरानी के साथ कहा, व्हाट? इस कंपनी के बॉस खुद मेरा इंटरव्यू लेंगे? लेकिन कैसे? जहाँ तक मुझे पता है ऐसे इंटरव्यूज खुद बॉस नहीं लेते, वो अपने खास एम्प्लॉय या मैनेजर या फिर असिस्टेंट से करवाते हैं। ये सुनकर अब रिसेप्शनिस्ट ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें पता भी है तुम यहाँ किस चीज़ के इंटरव्यू के लिए आए हो? ये सुनकर अंबिका ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोली, जी मैं यहाँ पर बॉस के बेटे के डॉक्टर के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इसके जवाब में रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जब तुम्हें ये बात पता है तो फिर तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं पता, लेकिन बॉस के लिए उनका बेटा बहुत मायने रखता है। अब तक जितने भी डॉक्टर आए हैं बॉस ने खुद उनका इंटरव्यू लिया है, तो फिर वो तुम्हारा भी खुद से इंटरव्यू लेंगे। इसलिए खुद को तैयार करो और बॉस के सामने ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें जवाब देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और खासकर तुम जैसी फॉरेनर लड़की तो बिल्कुल नहीं। ये सुनते ही अंबिका को अब कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसने खुद के गेटअप को देखा, वो वाकई इन 5 सालों में पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। अगर कोई उसे पुराना जान पहचान वाला इंसान देखता तो वो पहचान ही ना पाता कि वो वही अंबिका है जो 5 साल पहले थी। और अब उसका लुक किसी फॉरेनर गर्ल की तरह लगता था और वो वहाँ से सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। वो टॉप फ्लोर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन टॉप फ्लोर पर पहुंचकर उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होने लगी। उसने खुद से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। जिस तरह रिसेप्शनिस्ट ने मुझे डरा दिया है उस तरह से तो मुझे यहाँ अब नौकरी करने में भी डर लग रहा है। लेकिन मैं इतनी दूर से यहाँ आ गई, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए। मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि अभी तो मुझे अपने कातिलों का भी बदला लेना है जिन्होंने 5 साल पहले मेरे साथ साजिशें की थी। ये सब सोचते हुए आखिर में वो उस इंटरव्यू वाले रूम में बढ़ गई। वो जब रूम में पहुंची तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर अंबिका ने नासमझी में कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मेरा इंटरव्यू कौन लेगा? ये कहते हुए अभी वो चुप हुई थी कि तभी उस केबिन का दरवाजा फिर से खुला। दरवाजा खुलते ही अंबिका ने तुरंत गेट की तरफ देखा, लेकिन गेट के पास जैसे ही उसने एक लंबे चौड़े इंसान को देखा वो बस देखती रह गई, क्योंकि उसके सामने इस वक्त रुद्रांश खड़ा था, एशिया का बिजनेस टाइकून जिसके आगे दुनिया सर झुकाती थी। ब्लैक आउटफिट में डार्क पर्सनैलिटी के साथ वो अंदर की तरफ बढ़ रहा था। उसने अभी तक अंबिका को एक नज़र भी नहीं देखा था। वो सीधे अंदर की तरफ आया और वो किंग साइड चेयर पर लीन होकर बैठ गया और वही अंबिका की तो नजरें ही नहीं हट पा रही थी। पर तभी उसके कान में एक भारी आवाज आई, मिस डॉक्टर, तुम्हें यहाँ पर मैंने खुद को देखने के लिए नहीं बुलाया है। ये सुनते ही अंबिका एक पल के लिए हड़बड़ा गई और वो जल्दी से बोली, आई एम सॉरी, पर मेरा वो मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। अब जाकर रुद्रांश ने अपनी भौहें चढ़ाए और अंबिका को घूरते हुए बोला, तुम्हारे इंटेंशन को मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैंने जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है पहले उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपने बेटे के लिए डॉक्टर चाहिए। ये कहते हुए उसने टेबल पर रखे फाइल को उठाया जो अंबिका का ही रिज्यूम था। वहीं अंबिका ने जब रुद्रांश की ऐसी बातें सुनी तो वो एक पल के लिए रुद्रांश को बस देखते रह गई। शायद उसने काफ़ी वक्त बाद इस तरह के हैंडसम और अट्रैक्टिव इंसान को देखा था। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उस इंसान की पर्सनैलिटी उसके ऊपर एक अलग ही इफेक्ट पहुंचा रही थी, लेकिन उसने बहुत जल्दी ही खुद को नॉर्मल कर लिया। पर तभी रुद्रांश अंबिका को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, क्या तुम कभी माँ बनी हो या फिर तुम कभी प्रेग्नेंट हुई हो? रुद्रांश की अजीबोगरीब सवाल को सुनकर अंबिका एक पल के लिए शॉक्ड हो गई। 365 दिन की कैद। अब आगे। अंबिका ने जैसे ही उस फाइल को पकड़ा और उसमें उसने कंडीशन को पढ़ा, वो हैरान हो गई। वो हैरानी के साथ बोली, लेकिन इस कंडीशंस के बारे में मुझे तो बताया ही नहीं गया था।
ये सुनकर रुद्रांश ने बिना किसी भाव के साथ बोला, कोई बात नहीं, तुम अभी उसे पढ़ सकती हो, तुम्हारे पास पूरे 15 मिनट है। ये सुनकर गुस्से के साथ अंबिका ने कहा, सिर्फ 15 मिनट में इतनी सारी कंडीशंस कैसे पढ़ सकती हूँ? इसके जवाब में रुद्रांश ने कहा, तो फिर तुम 10 मिनट में इसे पढ़ लो। अंबिका को समझ ही नहीं आया कि वो आप क्या जवाब दे। उसने आखिर में तेरी सांस लेते हुए बिना कोई बहस किए अब चुपचाप उस कंडीशन को पढ़ने लगी। बस कंडीशंस को पढ़ते पढ़ते उसने आखिर में कहा, सॉरी पर अब मैं इस जॉब को नहीं कर सकती। ये सुनकर रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, तो फिर तुमने इसके लिए अप्लाई क्यों किया था? इसके जवाब में अंबिका ने कहा, क्योंकि पहले मैंने इस कंडीशंस को नहीं पढ़ा था, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन इसमें बताई गई है उस तरह से तो मैं कभी खुलकर जी नहीं पाऊंगी। ये सुनकर रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, क्यों, इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है? इसके जवाब में अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, ये पूरी कंडीशन ही गलत है। ये सुनकर रुद्रांश अपनी आंखें छोटी करके बोला, आई डोंट थिंक कि मैंने इसमें कुछ गलत कंडीशंस बनाई है। ये सुनकर अंबिका ने चिढ़कर कहा, और रियली क्या आपको वाकई लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है? आपने इसमें पूरे 50 कंडीशंस रखी है और उसमें सबसे बड़ी कंडीशंस मुझे ये गलत लगी कि मुझे पूरे 365 दिन आपके साथ आपके घर में रहना होगा। ये सुनकर रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, तो तुम क्या चाहती हो मैं हर रोज अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए तुम्हारे घर आऊं? यू नो व्हाट, मेरा एक एक सेकंड कितना मायने रखता है। मेरे 1 मिनट में करोड़ों की डिटेल्स होती है और मैंने अभी जितना फालतू वक्त तुमसे बात करने में गंवाया है, इस वक्त में मैं बहुत सारी डील कर सकता था। अंबिका ये सारी बात सुनकर गुस्से के साथ बोली, आप ऐसा क्यों जाता रहे हैं कि जैसे आप बहुत ग्रेट हो और मैं कोई मामूली। जितना आपके लिए टाइम जरूरी है उतना मेरे लिए भी जरूरी है, लेकिन आप ऐसा फील करवा रहे हैं जैसे आपकी नज़रों में मेरी टाइम की कोई कीमत ही नहीं है। उसकी बात सुनकर रुद्रांश बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बोला, जब मैंने तुम्हें इसके लिए हायर किया था उस वक्त तुम इस जॉब के लिए कैपेबल हो चुकी थी, इसलिए अब तुम पीछे नहीं हट सकती। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करो और कल से काम शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे पास कल से सिर्फ 365 दिन होंगे और इतने दिन में तुमको मेरे बेटे को पूरी तरह से ठीक करना है और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रुद्रांश की बात सुनकर अंबिका को तो समझ ही नहीं आया कि वो अब क्या जवाब दे, क्योंकि रुद्रांश एक तरह से उसके ऊपर अपना हक जाता रहा था, जैसे कि उसने उसे खरीद लिया हो। अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, देखिए मिस्टर रुद्रांश, मुझे पता है कि आप अपने बेटे के इलाज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। आप चाहते हैं कि आपका बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन आपने जिस तरह की कंडीशंस रखी हैं मैं इसे फॉलो नहीं कर सकती। आप एक तरह से तो 1 साल तक मुझे अपनी बंदी बनाना चाहते हैं। इसमें ना तो मैं अपने मन से बाहर जा सकती हूँ और ना ही मैं अपने मन से किसी से मिल सकती हूँ और ना ही मैं अपने फैमिली के पास जा सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं अब पूरे 365 दिन तक आपके घर में ही कैद रहने वाली हूँ। मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आई एम सॉरी, मैं अब इस जॉब को नहीं कर सकती। आप किसी और डॉक्टर को ढूंढ लीजिए। वैसे भी दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर होंगे जो शायद आपके इस कैदी वाले जॉब को कर सके। ये कहकर वो वहाँ से बाहर जाने लगी, लेकिन तभी रुद्रांश ने आगे बढ़कर उसके कलाई को पकड़ लिया और गुस्से के साथ बोला, तुम यहाँ आए अपनी मर्जी से आए हो, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से। ये सुनते ही अंबिका हैरान हो गई। उसने दूसरे पल गुस्से के साथ कहा, ये कैसी जबरदस्ती है? क्या आप यहाँ आने वाले एम्प्लॉयज के साथ इसी तरह बिहेव करते हैं? ये कहते हुए वो अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन रुद्रांश अपनी पकड़ उसकी कलाई पर कसते हुए बोला, तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो, मुझे तुम्हारे समझने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें ये जॉब करना ही होगा क्योंकि अब तुम्हारे अलावा कोई भी दूसरा इस काम को नहीं करेगा। ये सुनकर दांत पीसते हुए अंबिका ने कहा, लेकिन क्यों? इसके जवाब में रुद्रांश ने भी अब सख्त तरीके से कहा, क्योंकि तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने मुझे मना किया है, वरना अभी तक जितने भी डॉक्टर आए या आज तक जो भी मेरे सामने आया उसने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने मुझे मना करने की हिम्मत की है और इसके लिए 365 दिन की तुम्हें यही सजा मिलेगी। और उसे अब समझ आया कि इस वक्त रुद्रांश अग्निवंशी को उसने ठोकर मार दिया था और इसलिए रुद्रांश इस तरह से उसके साथ बिहेव कर रहा था। ये सब कुछ देखकर अंबिका ने गुस्से के साथ कहा, मिस्टर रुद्रांश, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं आपकी सजा को मानने वाली हूँ? आखिर आप हैं कौन और आप मेरे कौन हैं जो मैं आपकी ये सारी बातें मानूं? ये सुनकर रुद्रांश उसे कुछ सेकंड तक गौर से देखता रहा और फिर तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं तुम्हारा कौन हूँ ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दुनिया का कौन हूँ शायद ये जानना बहुत जरूरी है। मेरा नाम रुद्रांश अग्निवंशी है। आज तक मैंने जो कुछ भी चाहा है मुझे वो मिला है और अब तुम्हें ये काम करना होगा, वरना तुम्हारे साथ जो होगा उसकी तुमने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी।
ये सुनकर अंबिका अब हैरान थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आप प्रोफेशनल काम को पर्सनल वे में हैंडल करने जा रहे हैं मिस्टर रुद्रांश? ये सुनकर रुद्रांश बिना किसी भाव के साथ बोला, इसे पर्सनल तुमने बनाया, अगर तुम इस काम के लिए राजी हो जाती तो मुझे इस तरह बिहेव ना करना पड़ता, और अब मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर अगर तुमने अपना माइंड चेंज नहीं किया तो फिर उसके अगले मिनट में तुम्हारे जितने भी चाहने वाले हैं वो सब मेरे कैद में होंगे। मेरे पावर और रुपए के बारे में अभी तुम्हें ठीक से नहीं पता होगा, लेकिन तुम गूगल कर लो, तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। ये कहते हुए रुद्रांश जाकर चेयर पर लीन होकर बैठ गया। तो वही अंबिका ने जब ये सब कुछ सुना तो वो बिल्कुल शॉक थी और उसने कहा, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप मुझे इस तरह से धमकी देंगे? ये सुनकर रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, तुम इसे धमकी समझ सकती हो? ये क्या कर रहे हो? वो अपना फोन निकाला और उसे चलाने लगा। वही अंबिका ने तो अपने सिर पर हाथ रख लिया और उसने घबराते हुए कहा, आखिर अब मैं क्या करूं? ये इंसान तो पूरा पागल है, मुझे डर लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? ये करते हुए वो अब वापस से हिचकिचाते हुए बोली, मिस्टर रुद्रांश, क्या ये आपका आखिरी फैसला है? क्या आप जबरदस्ती मुझे इस काम के लिए रखना चाहते हैं? इसके जवाब में रुद्रांश ने सपाट तरीके से कहा, हाँ बिल्कुल, मेरा यही आखिरी फैसला है। मैं अपने बेटे को जल्द से जल्द ठीक देखना चाहता हूँ और तुम आज से काम शुरू करो। नौकर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाएंगे और तुम्हारा जितना लगेज होगा वो सब मेरे घर में लेकर आएंगे। कल से ही तुम मेरे घर में शिफ्ट हो रही हो। एम आई क्लियर? अंबिका उसको देखते रह गई। उसने पहली बार किसी इंसान को इस तरह जबरदस्ती करते देखा था। रुद्रांश उसकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ एक घमंडी और जिद्दी इंसान था जो अपने जिद के आगे कुछ भी कर सकता था। अंबिका ने मन ही मन कहा, मुझे क्या करना चाहिए? ये इंसान तो कुछ सुनने या समझने को तैयार ही नहीं है। ये जिस तरह से अपने बेटे के लिए इतना डेस्परेट है और मुझे उसका डॉक्टर बनाना चाहता है, कहीं ना कहीं मुझे इस पर तरस भी आ रहा है, क्योंकि एक बेटे के खोने का दर्द क्या होता है ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। और मैं इस चीज़ के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन 365 दिन तक मैं इसके घर में रहूँगी, वो भी बिना किसी से मिले। ये नहीं हो पाएगा। इस तरह की कंडीशंस इन्हें नहीं रखनी चाहिए थी। ये कहते हुए वो अब कुछ देर तक चुप रही और रुद्रांश को खामोशी से देखती रही, लेकिन फिर से उसके दिमाग में कुछ बातें चलने लगी। उसने फिर से कहा, लेकिन अगर माँ ने इसके बच्चे का इलाज नहीं किया तो ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, और मेरे पास इकलौती मेरी मासी है जिसे मैं मिलने जाने वाली थी। अगर इसने मेरी मासी को नुकसान पहुंचा दिया तो, क्योंकि खुशी ने मुझे पहले ही बताया था कि वो एक बिजनेस टाइकून कम बल्कि अंडरवर्ल्ड डॉन ज़्यादा है, वो किसी का सगा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इस चीज़ के लिए तैयार हो जाना चाहिए? शायद मुझे एक बार कोशिश करना चाहिए। क्या पता मैं इसके बच्चे को जल्दी से ठीक कर पाऊँ और फिर मैं इस 365 दिन के कैद से आज़ाद हो पाऊँ। हाँ, शायद मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ, मुझे ऐसे ही करना चाहिए। ये कहते हुए वो अब आखिर में रुद्रांश की तरफ देखकर बोली, मिस्टर रुद्रांश, मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। उसकी ये बात सुनते ही रुद्रांश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने कहा, गुड, तुमने बहुत जल्दी अपना फैसला ले लिया, आई लाइक इट। ये सुनकर अंबिका ने किसी के साथ अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए कहा, लेकिन मैं इसमें एक अपनी कंडीशन ऐड करना चाहती हूँ। इसके लिए आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपकी 50 कंडीशंस मानी है। मैं इस बात के लिए भी रेडी हो गई हूँ कि मैं 365 दिन आपके साथ आपके घर में एक ही छत के नीचे रहूंगी, लेकिन अब आपको भी मेरी एक कंडीशन माननी पड़ेगी। ये सुनकर रुद्रांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, तुम्हारी जो कंडीशन होगी वो मानी जाएगी। ये सुनकर दूसरी पल अंबिका ने कहा, मुझे हफ्ते में 1 दिन छुट्टी चाहिए। मैं हफ्ते के 7 दिन काम नहीं कर सकती, और उस 1 दिन की छुट्टी में मेरी जहाँ मर्जी आएगी मैं वहाँ जाऊँगी, जिससे मेरा मन करेगा मैं उससे मिलेगी, और आप इसके लिए मुझे नहीं रोक सकते। अंडरस्को। उसकी ये बात सुनते ही रुद्रांश ने सर्द लहजे के साथ कहा, क्या तुमने कंडीशन ठीक से नहीं पढ़ी? उसमें 365 दिन लगातार तुम्हें काम करने होंगे। ये सुनते ही अंबिका ने गहरी सांस लेकर कहा, देखिए, मैंने आपकी सारी बातें मानी है, लेकिन आपको मेरी बात जरूर माननी होगी। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं यही समझूंगी कि दुनिया का इतना बड़ा इंसान एक बात नहीं मान सकता। उसकी ये बात सुनकर आखिर में रुद्रांश अपनी जगह से उठकर बोला, ऑलराइट, मैं तुम्हारी इस कंडीशन को मानने के लिए तैयार हूँ, और अब तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो, क्योंकि मेरा नौकर कल तुम्हें मेरे पैलेस लेकर आएगा। ये कहते हुए वो वहां से सीधे बाहर निकल गया, और इधर अंबिका उसकी सारी बातें बस सुनते रह गई। अब क्या होगा 365 दिन में? चैट रुद्रांश की जबरदस्ती। अब आगे रुद्रांश वहां से जा चुका था और इधर अंबिका अभी भी उसी तरह खड़ी थी।
तभी उसने खुद से कहा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। ये सोचकर उसने गहरी सांस ली और बोली, नहीं, अब मैंने इस चीज के लिए हाँ बोल दिया है और अगर मैं पीछे हटूंगी तो कि मेरे उसूल के खिलाफ होगा। मिस्टर रुद्रांश को लगेगा कि शायद मेरी बातों का कोई मतलब नहीं होता। मैंने अब तक कई सारे बच्चों को ठीक किया है, मुझे यकीन है कि मैं उनके बेटे को भी ठीक कर दूंगी। ये कहकर वो भी वहां से चली गई। कुछ ही देर में वो अपार्टमेंट पहुंची। अपार्टमेंट में पहुंचते ही साक्षी ने उसे देखकर कहा, कैसा गया तुम्हारा जॉब इंटरव्यू? एवरीथिंग इज ओके ना? ये सुनते ही अंबिका ने मुंह बनाकर कहा, मुझे सबसे पहले खुशी से बात करनी होगी, उसने मुझसे बातें छुपाई है। ये सुनकर साक्षी अपने नजरें चुराते हुए बोली, ये तुम क्या कर रही हो? उसने ऐसा क्या छुपा दिया तुमसे? तभी अंबिका उस दिन ध्यान से देखकर बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी वो सब कुछ पता था और तुमने भी ये सब कुछ जानबूझकर किया? ये सुनकर अब साक्षी ने कहा, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं और खुशी तुमसे ये सारी बातें छुपाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया था तब मुझे इसके बारे में पता चला था और उस वक्त तुम भी इस काम के लिए तैयार हो गई थी। फिर मैं और खुशी ने मिलकर प्लान किया कि एक बार तुम्हें यहाँ भेजना चाहिए और इंटरव्यू के लिए तुम्हें जरूर आना चाहिए। जब तुम सामने से ये सब कुछ हैंडल करोगी तो शायद तुम खुद इस चीज़ के लिए मना कर दो, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम इस तरह नाराज हो जाओगी। देखो, आई एम सो सॉरी, तुम्हें अगर ये काम नहीं करना तो तुम मना कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली अभी तक जितने भी डॉक्टर बॉस के बेटे के इलाज के लिए आए थे, बॉस के बेटे ने उन सबको खुद से दूर कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डॉक्टर को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, इसलिए वो डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 दिन ही रुक पाते हैं और फिर उसके बाद वो इस जॉब को छोड़कर चले जाते हैं। मुझे ये काम बहुत पहले दिया गया था, लेकिन मैं चाहकर भी वैसा डॉक्टर नहीं ढूंढ पा रही थी जो उनके बेटे का अच्छा खासा इलाज कर पाए। और फिर इस बीच मेरी खुशी से बात हुई। खुशी से पता चला कि तुम बच्चों को बहुत ही प्यार से और अच्छे से हैंडल करके उनका इलाज करती हो। ये सब कुछ सोचकर मैं जल्दी से तुम्हारा नाम सजेस्ट कर दिया और तुम्हारा एक्सपीरियंस और रिज्यूम देखकर तुम्हें सेलेक्ट कर लिया गया। उसी वक्त मुझे खुशी ने कहा था कि मैं तुमसे कंडीशन के बारे में बता दूं, पर मुझे डर था कि अगर तुम कंडीशंस पढ़ोगी तो तुम पहले ही मना कर दोगी, इसलिए मैंने तुमसे तब नहीं बताया। बट मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे तुम्हें इतना नहीं फंसाना चाहिए था, पर तुम मना कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी। हालांकि इतनी बड़ी कंपनी से निकल जाने के बाद मुझे जॉब मिलने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी अंबिका ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं ये जॉब नहीं कर रही हूँ? ये सुनकर साक्षी के चलते कदम रुक गए। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो नासमझी में मोदी और बोली, व्हाट यू मीन? इसके जवाब में अंबिका ने गहरी सांस लेकर कहा, देखो, मैं ये तो नहीं कहती कि तुमने मेरे साथ गलत नहीं किया, पर मैंने इस जॉब के लिए हाँ कह दिया है और मैं कल से इस काम को भी करने जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें अपने नौकरी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनते वो एक्साइटमेंट के साथ बोली, व्हाट आर यू सीरियस? आई कांट बिलीव इट, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुमने फाइनली फैसला ले लिया, लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुमने कंडीशंस नहीं पढ़ी? वो कंडीशंस तो बहुत हार्ड है और कोई भी उन कंडीशंस को पढ़कर ये काम नहीं करेगा, तो फिर तुम कैसे इस चीज़ के लिए राजी हो गई? ये सुनते ही अब अंबिका के दिमाग में रुद्रांश की जबरदस्ती आने लगी। रुद्रांश के ईगो को उसने हट कर दिया था और जिस तरह रुद्रांश ने उसे ब्लैकमेल किया था और जिस तरह से उसने जबरदस्ती नौकरी के लिए उसे राजी किया था, वो सिर्फ वही जान सकती थी। उसने आखिर में गहरी सांस लेकर कहा, तुम बस इतना समझ लो कि मैं इस काम के लिए रेडी हो गई, ये मत पूछो कि कैसे और क्यों। अब मुझे अपनी पैकिंग करनी है क्योंकि कल सुबह मिस्टर रुद्रांश के नौकर यहाँ आएंगे और मुझे अपने साथ उनके साथ लेकर जाएंगे। जैसा कि कंडीशंस में लिखा है, मुझे 365 दिन उनके घर में रहकर उनके बेटे का इलाज करना है, तो इसलिए अब मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। ये सुनकर साक्षी ने फिर अपना सर हिला दिया, लेकिन वो मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी नौकरी बचा दी, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच, इस वीकेंड में तुम्हें ज़रूर ट्रीट दूंगी। ये सुनकर अंबिका ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस वीकेंड मुझे छुट्टी मिलने वाली है, क्योंकि अभी के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनके बेटे के साथ बिताना चाहती हूँ, जिससे कि मैं उसके कंडीशन को जान पाऊँ और समझ पाऊँ आखिर उसे ऐसी कौन सी बीमारी है जो वो इस तरह से एग्रेसिव और वाइल्ड बिहेव करता है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीकेंड की फ्री हो पाऊंगी। ये कहकर वो कमरे में चली गई तो वही साक्षी ने स्माइल के साथ अपना सर हिला दिया। अंबिका अपना लगेज पैक करने लगी और पैक करने के बाद उसने खुद से कहा, फाइनली अब मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ।
वो शुरुआत जो मैंने बहुत पहले सोच रखी थी पर अपनी उस जिंदगी की वजह से मैं कर नहीं पा रही थी, लेकिन अब मैं यहाँ रहकर सब कुछ करूँगी और सबसे पहले मैं अपने उसे पति को ढूंढूंगी जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी और फिर उस इंसान का पता लगाऊंगी जो इन सब साजिशों के पीछे था। ये सब कहते हुए वो अब बेड पर लेट गई। कुछ देर में उसे नींद आ गई। इधर दूसरी तरफ अग्निवंशी आलीशान पैलेस के अंदर इस वक्त सबसे टॉप फ्लोर के कमरे में तोड़फोड़ की आवाज आ रही थी। तभी एक नौकरानी जल्दबाजी के साथ उस कमरे से बाहर निकली और लगभग दौड़ते हुए नीचे की तरफ आई। तभी दूसरी नौकरानी ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? क्या फिर से छोटे बॉस ने? लेकिन इसके आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले वो नौकरानी रोने लगी और बोली, मैं कल से उन्हें खाना देने नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है, वो तो मेरी जान ही ले लेंगे, प्लीज कल से तुम जाना उन्हें खाना देने, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये सुनकर वो दूसरी नौकरानी भी डरते हुए बोली, नहीं नहीं, क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? जैसे तुम्हें तुम्हारी जिंदगी प्यारी है वैसे मुझे भी मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है, मैं नहीं जाने वाली, तुम रमा को भेज दो। रमा तो थोड़ा बहुत उन्हें संभाल लेती है, हम सबको तो वो कच्चा खाने के लिए दौड़ते हैं। तभी पीछे से रमा की आवाज आई, क्या हुआ, तुम दोनों मेरे बारे में क्या बात कर रही हो? ये सुनकर पहले नौकरानी ने कहा, छोटे साहब फिर से पागल हो गए हैं, उन्हें फिर से दौरा पड़ा है, हमें बहुत डर लग रहा है, हम उनके पास नहीं जाएंगे, आप ही जाकर उन्हें खाना दे लिए, क्योंकि बॉस के आने का भी वक्त हो गया होगा, अगर उन्हें पता चलेगा कि छोटे बॉस ने अभी तक खाना नहीं खाया तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर रमा ने कहा, तुम सब ने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी जा रही हूँ। ये कहकर वो जाने लगी। तभी वो नौकरानी फिर से बोली, मुझे तो समझ नहीं आता आखिर बॉस कब तक ऐसे पागल बने रहेंगे, आखिर वो कब तक ठीक होने वाले हैं? इसके जवाब में दूसरी ने कहा, इतने सारे डॉक्टर आए तो थे उन्हें ठीक करने, लेकिन सबको वो कच्चा खाने के लिए दौड़ते हैं, इसलिए सब के सब यहाँ से चले गए, अब तुम ही बताओ कि वो कैसे ठीक हो सकते हैं? ये सुनकर दूसरी नौकरानी ने अपना सर हिलाकर कहा, सच कहूँ तो बिना माँ का बच्चा ऐसा ही होता है, बड़े बॉस तो सारा दिन अपने ऑफिस में ही बिजी रहते हैं, वो तो उसे ज्यादा वक्त ही नहीं देते और जब वो रात को वापस आते हैं तब तक छोटे बॉस सो जाते हैं, इस तरह से तो ना उनको एक बाप का प्यार मिल पा रहा है और माँ तो है ही नहीं। तभी उस नौकरानी ने आसपास देखकर धीरे से कहा, वैसे क्या तुम्हें पता है कि उसकी माँ आखिर है कौन? ये सुनकर उस नौकरानी ने भी धीरे से कहा, मुझे इसके बारे में नहीं पता, अफवाहें तो ऐसी है कि बॉस की कोई पहली बीवी थी जो उन्हें छोड़कर चली गई और पागल बच्चा उन्हें दे गई और बॉस अपनी बीवी की याद में अपने बच्चों को पाल रहे हैं। ये सुनकर दूसरी नौकरानी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि अगर उनकी शादी हुई होती और उनकी पहले कोई बीवी रहती तो मुझे पता होता, क्योंकि मैंने अफवाह सुना है कि उनकी आज तक शादी नहीं हुई। ये सुनकर उसने कहा, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया? इसके जवाब में दूसरे ने कहा, मैंने तो सुना है कि ये बच्चा उनकी कोई गर्लफ्रेंड का था जो वो इन्हें देखकर किसी और के साथ भाग गई। इसके जवाब में दूसरी नौकरानी कुछ कहती उससे पहले पीछे से आवाज आई, जितने मुंह उतनी बातें, और तुम सबको शर्म नहीं आती इस तरह से अपने बॉस की पीठ पीछे बुराई करते हुए? ये सुनते ही अचानक से वो दोनों नौकरानी घबरा गई और जल्दी जल्दी अपने अपने काम में लग गई। इधर रमा जिसके हाथ में खाने की प्लेट थी वो ये सब कुछ कहकर सीधे टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ गई। वो जब फ्लोर पर मौजूद अकेले कमरे के बाहर पहुंची तो उन्होंने खुद से कहा, भगवान जी, अपने बच्चों के लिए तो कभी कुछ भी नहीं मानती, क्योंकि मेरे बच्चों ने तो मुझे एक तरह से अकेला छोड़ दिया, लेकिन दुनिया का सिर्फ यही मासूम सा बच्चा है जिसके लिए मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती हूँ। इस बच्चे को दुनिया की सारी खुशी दे और इसे एक नॉर्मल बच्चों की तरह बना दे। ये कहते हुए उन्होंने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया और वो उस कमरे के अंदर पहुंची। कमरे की लाइट्स ऑफ थी, चारों तरफ अंधेरा था, जिसे देखकर रमा ने बहुत ही प्यार से और धीमी आवाज में कहा, अनी बेटा, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? ये कहते कहते रमा ने धीरे से अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए, लेकिन किसी की कोई आवाज नहीं आई, जिसे देखकर फिर से रमा ने प्यार से कहा, बेटा, आपको पता है आज मैं आपके लिए आपकी फेवरेट वेजिटेबल सूप बनाई है जो आपको बहुत पसंद है, आप मुझे जवाब दो, आप कहाँ हो इस वक्त? ये कहते कहते वो धीरे धीरे बेड की तरफ जाने लगे और वो फिर से बोली, बेटा देखो, अगर आप जल्दी से अच्छे से खाओगे पियोगे नहीं तो आप कैसे ठीक होंगे? देखो मेरी बात सुनो, अच्छे से खाने पीने की कोशिश करो, मैं वादा करती हूँ आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और बाकी बच्चों जैसे हो जाओगे, जैसे बाकी बच्चे बाहर खेलते हैं और दोस्त बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपके डैडी भी आपको बाहर जाने देंगे और आपको बाहरी दुनिया देखने देंगे, लेकिन जब तक आप अपना ख्याल अच्छे से नहीं रखोगे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरी बात मानो और जल्दी से ये डिनर कर लो।
ये कहते हुए वो बेड की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अभी वो बेड के करीब पहुंच पाती उससे पहले ही एक जोरदार आवाज उसके कान में गई। रमा एक पल के लिए चौंक गई और वो तुरंत वहां की लाइट्स ऑन की, पर लाइट्स ऑन करते ही उसने सामने का जो नजारा देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। आखिर ऐसा क्या देखा रमा ने? चेन्नई एग्रेसिवनेस। अब आगे। रमा ने जैसे अंदर का नजारा देखा वो एक पल के लिए शॉक हो गई। एक तरफ एक जंजीर बंधी हुई थी और उस जंजीरों में एक लगभग 5 साल के बच्चे के दोनों पैरों को बांधा गया था और इस वक्त वो बच्चा अपने घुटनों को हक किया, अपना सिर नीचे दबाए चुपचाप बैठा हुआ था। चारों तरफ खाना बिखरा हुआ था और कुछ खून के भी धब्बे थे। ये सब कुछ देखकर रमा अपना थूक टिकते हुए बोली, अनी बेटा क्या हुआ है आपको? क्या आप मुझसे बात करोगे? देखो मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। ये कहकर वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगी, लेकिन अभी तक उस बच्चे ने कुछ भी जवाब नहीं दिया था। रमा फिर से उसके करीब गई और अब वो उसके पास धीरे से बैठ गई। उसके पास बैठते हुए उसने उसे डिनर प्लेट को वहीं रख दिया और उस खून के धब्बे को हल्के से छूने लगी। वो खून ताज़ा था, जिसे देखते ही रमा ने डरते हुए कहा, क्या आपने फिर से अपने आप को चोट पहुंचाई है? दिखाई कहाँ लगी है आपको चोट? ये कहते हुए बहुत धीरे से उसके सर पर हाथ रखी, लेकिन सर पर हाथ रखते ही अचानक से वो बच्चा एकदम से अपना सिर उठाया और दूसरे ही पल रमा को खुद से दूर जोर से धक्का दे दिया। रमा दूर जा गिरी और वो डरते हुए बोली, बेटा ये क्या हो गया तुम्हें? कहते हुए उसके हाथों को देखने लगी। उसके हाथों पर कट था और उसके छोटे से हाथ से खून बह रहा था, लेकिन इस वक्त उस लड़के का चेहरा गुस्से से लाल था। उसकी छोटी छोटी आंखों में भी इस वक्त जैसे गुस्से के साथ खून भरा हो और वो जोर से चिल्लाते हुए अपना हाथ पैर पटकते हुए बोला, आनी को किसी से बात नहीं करनी, उसे अकेला रहना है। ये सुनकर घबराते हुए रमा ने कहा, नहीं बेटा आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपकी पूरी फैमिली है, मैं हूँ और आपके डैडी है, आपको अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही वो बच्चा गुस्से से अपने पैरों में बांधे हुए जंजीरों को जोर जोर से छुड़ाने की कोशिश करने लगा और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, आई हेट योर डैडी, डैडी आई हेट यू। मुझे अकेला रहना है, अकेला रहना है मुझे, चले जाओ सबके सब चले जाओ, मैं सबको मार डालूंगा, कोई मेरे पास मत आना, मैं अकेले रहूंगा, मैं अकेले रहूंगा। ये कहते हुए वो अपने हाथों से अपने बालों को लगातार खींचने लगा और वो वही जमीन पर इधर से उधर कसमसाने लगा। उसकी ये हालत देखकर रमा बहुत ज़्यादा डर गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और लगभग कमरे से बाहर भागते हुए बोली, छोटे साहब की हालत बहुत बिगड़ गई है, मुझे अब बड़े साहब को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि एक वही है जो उन्हें संभाल सकते हैं, क्योंकि हमसे तो नहीं संभालने वाले। ये कहते हुए वो भी लगभग दौड़ते हुए वहां से बाहर निकल गई और इधर वो बच्चा अभी भी जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था। उसके पैरों में जो जंजीर बंधी हुई थी वो उसे लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वो अपने आसपास की सारी चीज इधर से उधर गिराने लगा। वहां का नाइट लैंप भी टूटकर नीचे गिर गया। चारों तरफ तबाही मच चुकी थी। इधर रमा जल्दबाजी के साथ भागते हुए नीचे आई। उसने तुरंत कॉल डायल किया। कुछ ही पल में वहां पर कॉल पिक हुआ और भारी आवाज आई। व्हाट हैपेंड? रमा ने डरते हुए कहा, बॉस एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, प्लीज आप जल्द से जल्द चले आइए, उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और वो लगातार अपनी जंजीरों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप परमिशन दें तो क्या हम कुछ वक्त के लिए उनकी जंजीरें खोल दें? ये सुनते ही उधर से एक सर्द आवाज आई, बिल्कुल भी नहीं, गलती से भी उसकी जंजीर नहीं खुलनी चाहिए जब तक कि मैं वहां नहीं आ जाता। दरवाजे को लॉक कर दो, देखना कि वो कहीं बाहर ना निकलने पाए। इसी के साथ कॉल कट हो गया। उधर रमा ने जब ये सब कुछ सुना तो उन्होंने परेशान होकर कहा, पता नहीं बॉस कब उन्हें जंजीरों से आज़ाद करेंगे। आधी से ज़्यादा बीमारी तो उन जंजीरों में कैद रहने से ही हो रही है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें जंजीरों से आज़ाद कर देना चाहिए। हाँ मुझे पता है कि अगर एक बार उन जंजीरों से वो आज़ाद हुए तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे और सबको खतरे में डाल देंगे, लेकिन अभी भी तो वो वही कर रहे हैं। वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और अभी तक उनकी बीमारी का कोई हल भी नहीं मिल पाया है। मुझे तो उनके फ्यूचर की टेंशन होती है। पता नहीं फ्यूचर में वो किस तरह के इंसान बनने वाले हैं। जब वो अभी इतने एडजेक्टिव है तो आगे चलकर वो पता नहीं क्या करेंगे। ये कहते हुए वो फिर से उस रूम की तरफ देखने लगी जहां से अभी भी उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। बाकी सारे नौकर भी अभी तक ये सब कुछ सुनकर डरे हुए थे। तभी वो सब आपस में कुछ बातें करने लगे और बोले, अब तो यहाँ पर काम करने में भी डर लगता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अब रमा आंटी भी छोटे बॉस के पास जाने से डरने लगी है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन तभी एक औरत ने कहा, पर मैंने सुना है कि छोटे साहब के लिए डॉक्टर मिल गई है। ये सुनते ही सभी नौकर उस औरत को देखने लगे।
उस औरत ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ, तुमसे मुझे ऐसे मत देखो। मैंने सुना है कि वो कोई विदेशी डॉक्टरन है जो छोटे साहब का इलाज करने आ रही है, और वो कल से यहीं पर रहेगी। इसका मतलब अब हमारे सर का सारा टेंशन खत्म। उसकी ये बात सुनते ही रमा ने हैरानी के साथ कहा, ये बात तुम्हें कहाँ से पता चली? इसके जवाब में उस औरत ने कहा, रवि सर फोन पर सुबह बात कर रहे थे, उनसे हमें पता चला, लेकिन अभी तक बॉस ने ऐसा कुछ बताया नहीं है। लेकिन रवि सर उनके असिस्टेंट है, उन्हें तो बॉस के बारे में सब कुछ पता होता है, इसलिए हमें यकीन है कि कल से हमारी मुसीबत का हल आ रहा है। उसकी ये बात सुनते ही रमा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर यहाँ 1 हफ्ते से ज़्यादा टिक पाएगा। ये सुनकर उसे औरत ने मुंह बनाकर कहा, मुझे तो लगता है कि आप चाहती नहीं कि छोटे बॉस का इलाज हो। ये सुनते ही रमा ने गुस्से के साथ कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? उस औरत ने कहा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, जब भी कोई यहाँ आने वाला होता है, पहले ही आप अपनी काली जुबान से कह देती है कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, और यही सच भी होता है। वो सिर्फ 1-2 दिन ही टिक पाता है, उसके बाद यहाँ से भाग जाता है। और इस बार भी आप यही कह रही है, लेकिन क्या पता इस बार कोई ऐसा आए जो बॉस का अच्छी तरीके से इलाज कर दे, और इस तरह से हमारी भी जिंदगी से ये सारे बुरे दिन खत्म हो जाए। ये सुनकर रमा ने गुस्से के साथ उस औरत को देखकर कहा, तुम सबको शर्म नहीं आती ना? उस छोटे से बच्चे को लेकर कैसी कैसी बातें सोचती हो? तुम सब ने कभी सोचा है कि वो छोटा सा बच्चा कैसे ये सब सहन करता होगा? अपनी बीमारी के चलते ना तो वो कभी बाहर जाता है, और ना ही वो ढंग से किसी से बात कर पाता है। क्या तुम सबको पता है कि उसके दिल में क्या चलता है? तुम सब उसके पास नहीं जाते, लेकिन मैं जब उसके पास जाती हूँ और जब मैं उसकी आंखों में वो तकलीफ और आंसू देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तुम सबको ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुम सब तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें तकलीफ देने के बारे में ही सोचते हो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। हो वही औरत और बाकी नौकर ये सब कुछ सुनकर चुप हो गए। तभी उस औरत ने चिढ़कर कहा, आंटी खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझती है। बॉस ने उन्हें छोटे बॉस की जिम्मेदारी दी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हम सबको कुछ भी कहेंगी। तभी दूसरी ने कहा, वैसे वो बात तो सही कह रही है, हम हमेशा छोटे बॉस को कुछ न कुछ कहते रहते हैं, बेचारे वो कितना कुछ झेलते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में वो जंजीर में बंद कर रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, जबकि बाकी बच्चे उनकी उम्र के कितने अच्छे से बाहर खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एक उनकी किस्मत है। तभी वो औरत वहां से जाते हुए मुंह बनाकर बोली, बिना माँ के बिना बच्चे ऐसे ही होते हैं। अगर बॉस ने पहले ही शादी कर लिया होता और छोटे बॉस के पास एक माँ आ जाती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, लेकिन बॉस ने शादी नहीं की और आज उनकी वजह से उनके बेटे की ऐसी हालत है। ये कहकर वो वहां से चली गई और बाकी सब ने भी अपना अपना सर हिला दिया। अनिरुद्ध और भी ज्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसका छोटा सा गोरा सा चेहरा बेहद लाल था, दिखने में काफी हैंडसम था, लेकिन इस वक्त उसके बाल उसके पूरे माथे पर बिखरे हुए थे, जो उसके लुक को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, कोई भी मेरे पास मत आना, मैं अकेले रहूंगा, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मैं अकेले रहूंगा। और भी ज्यादा चीखने लगा। तभी वो अपनी जंजीरों को पकड़कर खींचने लगा। वो जंजीर बैग के सिरहाने से बंधी हुई थी। वो इतना ताकत लगा रहा था कि एक पल के लिए वो बैग भी हिल गया। लेकिन तभी वहां पर एक गुस्से भरी आवाज आई, अनिरुद्ध स्टॉप इट। उसे एक आवाज को सुनते ही अनिरुद्ध एकदम से रुक गया और वो लंबी लंबी सांस लेते हुए अपनी नजरें गेट की तरफ मारा। इस वक्त रुद्रांश खड़ा था और रुद्रांश के पीछे रवि खड़ा ये सब कुछ पर चुपचाप देख रहा था। रुद्रांश गुस्से के साथ अंदर बढ़ने लगा। तभी रवि ने कहा, बॉस शांति से काम लीजिएगा, इस वक्त छोटे बॉस काफी ज्यादा एग्रेसिव है। लेकिन रुद्रांश ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो सीधे गुस्से के साथ अनिरुद्ध के करीब बढ़ा। अनिरुद्ध के पास जाते ही उसने अनिरुद्ध के हाथों को गुस्से से पकड़ लिया और उसके हाथों से बह रहे खून को देखकर बोला, क्या हालत कर लिया तुमने अपनी? मैंने तुमसे कहा था ना कि जंजीरों को खोलने की बेवजह कोशिश मत करना। अनिरुद्ध अभी भी बस लंबी लंबी सांस लेते हुए रुद्रांश को देख रहा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। वो बिल्कुल चुप था और वो बस अपने लाल बालों से ढके आंखों से रुद्रांश को देख ही जा रहा था। तभी रुद्रांश ने गुस्से के साथ रवि से कहा, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। ये सुनकर रवि ने तुरंत अपना सर हिला दिया। रवि दूसरे ही पल फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। रुद्रांश गुस्से से अनिरुद्ध के मुट्ठियों को खोलने लगा, लेकिन अनिरुद्ध ने अपनी छोटी सी मुट्ठियों को काफी कसकर बंद कर रखा था। रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, अनिरुद्ध क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है? अभी के अभी अपने हाथों को खोलो। लेकिन अनिरुद्ध ने अभी भी कुछ जवाब नहीं दिया।
तभी रुद्रांश ने गुस्से के साथ उसके मुट्ठियों को खोल दिया और उसी वक्त अनिरुद्ध गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, लीव मी डैड। ये कहते हुए उसने रुद्रांश को जोर से धक्का दे दिया और तुरंत जंजीर सहित दौड़ते हुए बेड के नीचे घुस गया। ये देखते ही रुद्रांश अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लिया और वही रवि चौंक गया। क्यों है ऐसी हालत अनिरुद्ध की? आखिर क्या हुआ है उसे? चटैन, मेरा बेटा मॉन्स्टर है। अब आगे। अनिरुद्ध बेड के अंदर जा चुका था तो वही रुद्रांश अभी भी गुस्से से उसकी हरकत को देख रहा था। आखिर में उसने गहरी सांस लिया और अपना हाथ बेड के नीचे डालते हुए बोला, बाहर आओ। लेकिन अंदर से कोई भी हरकत नहीं हुई, जिसे देखकर रुद्रांश ने फिर से कहा, मैंने कहा अभी के अभी बाहर आओ। लेकिन फिर से कोई हरकत नहीं हुई। आखिर में रुद्रांश अब गुस्से से खुद अपना हाथ अंदर बढ़ाया और उसके जंजीर को पकड़ लिया। जंजीर के पकड़ते ही अनिरुद्ध जोर से चिल्लाया, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन रुद्रांश गुस्से से उसकी जंजीर को पकड़कर खींचते हुए बोला, लगता है तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती। अभी के अभी बाहर आओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए वो उसके जंजीर को लगातार खींच रहा था, लेकिन अनिरुद्ध अभी भी जोर जोर से चिल्लाते हुए स्ट्रगल कर रहा था। वो अभी भी बेड के नीचे से नहीं निकला और तभी रुद्रांश ने दांत पीसकर कहा, शायद तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे तुम्हें अपने तरीके से हैंडल करना होगा। ये कहते हुए वो उस बैग को अभी उठा था, उससे पहले ही असिस्टेंट रवि हड़बड़ी के साथ आया और घबरा कर बोला, बॉस रुक जाए, क्या कर रहे हैं आप? वो छोटा बच्चा है। रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, अगर वो छोटा बच्चा है तो उसे बच्चों जैसे बिहेव करना चाहिए। जब मैं उसे कह रहा हूँ कि बाहर निकले तो वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? इसके जवाब में रवि ने घबराते हुए कहा, उसकी हालत ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि अभी के लिए उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, प्लीज बॉस चलिए। ये सुनकर गुस्से के साथ रुद्रांश ने उस बैग को वहीं छोड़ दिया और वहां से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाने के बाद रवि ने आखिर में गहरी सांस लिया और धीरे से नीचे झुककर देखने लगा, जहां इस वक्त अनिरुद्ध अपना छोटा सा सर नीचे झुकाए चुपचाप अपने घुटनों को गले से लगाए बैठा हुआ था। उसे इस हालत में देखकर रवि ने धीरे से कहा, बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब हम जा रहे हैं, तुम बेड से बाहर निकाल कर बेड के ऊपर आराम से सो जाना और अगर तुम्हें भूख लगे तो भी बता देना, तुम्हारे लिए रमा आंटी डिनर लेकर आ जाएंगी, ओके? लेकिन अनिरुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि वहां से उठा और बाहर चला गया। इधर स्टडी रूम में रुद्रांश ने गुस्से के साथ टेबल पर जोर से लात मारते हुए बोला, आखिर वो मेरी बात क्यों नहीं समझता? उसे क्यों लगता है कि मैं उसका दुश्मन हूँ? उसे कब समझ आएगा कि मैं जो भी करता हूँ उसके अच्छे के लिए करता हूँ? वो मुझे कब अपना दुश्मन समझना बंद करेगा? उसकी ये बात सुनकर रवि ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस आप फिक्र मत कीजिए, जो नई डॉक्टर कल से उनके इलाज के लिए आने वाली है, मुझे लगता है वो जरूर अनिरुद्ध सर को ठीक कर देंगे। ये सुनकर रुद्रांश ने दांत पीसकर कहा, उस लड़की को मैंने सिर्फ 365 दिन दिए हैं, अगर इन दिनों में उसने उसे ठीक नहीं किया तो मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर रवि हैरान हो गया और हैरानी से बोला, बॉस या आप क्या कह रहे हैं? आखिर आप उस डॉक्टर के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर बोला, मैंने क्या गलत किया? ये सुनकर रवि ने गहरी सांस लेकर कहा, बॉस आपके बातों का मतलब बिल्कुल सही था, लेकिन अभी के लिए अनिरुद्ध सर को बहुत ही प्यार की जरूरत है, वो इस तरह से नहीं रह सकते और खासकर आपने जिस तरह उन्हें जंजीरों में बंद कर रखा है वो बहुत ही गलत है। ये सुनकर रुद्रांश ने गुस्से के साथ कहा, अगर मैं उसे जंजीरों में बंद ना करूं तो किसमें बंद करूं? तुम्हें नहीं पता उसने कितने बार यहाँ से भागने की कोशिश की है और कितनी बार मैं उसे पकड़कर लेकर आया हूँ। तुम्हें पता है ना मैंने उसे कितने प्यार से रखा था, लेकिन उसने हर बार मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया और अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। अब मैं जितना सख्ती बरत सकता हूँ उतनी सख्ती बरतूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर अब रवि ने कहा, लेकिन आपने डॉक्टर के साथ जो किया वो गलत किया, आपको उनसे ऐसे जबरदस्ती काम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर ऐसे जबरदस्ती काम नहीं कर पाएगा। ये सुनकर रुद्रांश ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, उसने मेरे ईगो को हर्ट किया है और जो इंसान रुद्रांश अग्निवंशी के ईगो को हर्ट करेगा उसे वो बर्बाद कर देगा। उस लड़की के अंदर कुछ ज्यादा ही घमंड है, खुद के डॉक्टर होने पर अब मैं उसका घमंड चूर चूर करूंगा। उसे क्या लगता है फोन मेरे बेटे को ठीक कर सकती है? इम्पॉसिबल, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि उसे तब समझ आएगा जब वो मेरे बेटे के पास आएगी और मेरा बेटा उसकी अधमरी हालत करेगा। ये सुनकर रवि हैरानी से बोला, व्हाट? क्या कहा आपने? क्या आप उस डॉक्टर को इसलिए यहाँ बुला रहे हैं जिससे कि आप उससे अपनी ईगो का बदला ले सके? आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं बॉस?
आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको अच्छे से पता है कि वो पहली बात तो एक लड़की है और दूसरी बात उसकी उम्र कम है और वो अपने इतनी उम्र में अनिरुद्ध को नहीं संभाल सकती, क्योंकि अनिरुद्ध को तो जब बड़े बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं संभाल पाए तब तो वो अभी सिर्फ एक कम उम्र की लड़की है। ये सुनकर रुद्रांश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने पॉकेट से सिगरेट निकाला और सिगरेट जलाते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसकी उम्र क्या है और क्या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि उसने मुझे मना करने की कोशिश की है और इसकी सजा उससे मिलेगी, और ये सजा मैं नहीं बल्कि मेरा मॉन्स्टर बेटा देगा। जब वो उसका इलाज करने के लिए उसके करीब आएगी तब उसे खुद इलाज की जरूरत पड़ जाएगी। ये कहते हुए रुद्रांश किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा। रवि ये सब सुनकर अब हैरान हो चुका था और उसने मन ही मन कहा, बॉस तो पूरे पागल ही हो चुके हैं। मुझे तो उस डॉक्टर के लिए डर लग रहा है। वो बेचारी डॉक्टर सोच रही होगी कि वो अनिरुद्ध सर का इलाज करेगी, लेकिन बॉस तो उस बेचारी डॉक्टर को जैसे मारने के लिए यहाँ बुला रहे हैं। क्या मुझे उसे रोक देना चाहिए? नहीं, लेकिन मैंने ऐसे किया तो ये एक तरह से गद्दारी होगी। बॉस को लगेगा कि मैंने धोखेबाजी की है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी मासूम की जान को खतरे में भी नहीं डाल सकता, क्योंकि अनिरुद्ध सर ने पहले जिन डॉक्टर की जैसी हालत की थी बिल्कुल उसी तरह वो उस लड़की की भी हालत कर देंगे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी रुद्रांश अपनी भौहें चढ़ाकर कहा, उस लड़की की मदद करने के बारे में एक गलती से भी मत सोचना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। उस आवाज को सुनकर रवि अब अपने होश में वापस आया और जल्दबाजी के साथ बोला, जी बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कभी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको इस लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बेशक से उसने आपको मना किया है, लेकिन आप इस तरह उसके जान को खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत उम्मीद से आ रही है, और अगर उसे पता चला कि आप जानबूझकर उसे चोट पहुँचाना चाहते हैं, वो भी अपने बेटे के पास भेजकर, तब कहीं वो बाहर जाकर मीडिया में आपके खिलाफ कुछ बोलना दे और फिर शायद आपकी इमेज पर ही गलत असर पड़ेगा। रुद्रांश सिगरेट की कश को हवा में उड़ाते हुए बिना किसी भाव के बोला, मुझे पता है कि वो सब कुछ तुम संभाल लोगे, लेकिन यहाँ कल से जो कुछ भी होने वाला है उसे अब मैं हैंडल करूंगा, क्योंकि अब मुझे एक अलग ही एंजॉयमेंट मिलने वाला है। ये कहते हुए वो किसी शैतान की तरह जोर जोर से हंसने लगा और रवि को अब ये सब कुछ बहुत ही अजीब लगा और वो बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गया। अगली सुबह का वक्त था। जब अंबिका अपने अपार्टमेंट में अपना सामान पैक कर चुकी थी, तभी साक्षी ने मुस्कुरा कर कहा, आज से तुम्हारी लाइफ की एक न्यू जर्नी शुरू होने जा रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 365 दिन वाला ट्रिप बहुत जल्दी खत्म हो जाए और तुम वापस अपनी दुनिया में आओ। ये सुनकर अंबिका ने कहा, क्या ये तुम्हें कोई ट्रिप लग रहा है वकाई? मुझे तो ये कोई कैद लग रही है जहाँ मैं 365 दिन के लिए आज कैद हो जाऊंगी। ये सुनकर साक्षी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्दी ये 365 दिन खत्म होगी और देखना तुम जरूर बॉस के बच्चे को ठीक कर दोगी। तभी अचानक से बच्चे का नाम सुनकर अंबिका को कुछ याद आया और उसने कुछ सोचकर कहा, वैसे मैंने ये तो सुन रखा है कि उनके बच्चे की हालत बहुत खराब रहती है। कोई भी डॉक्टर 1-2 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाता और जो भी उनके करीब जाता है वो घायल होकर ही वापस आता है, और शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि उनकी हालत ऐसे कैसे हो गई। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? उसकी ये बात सुनकर साक्षी ने अपना सर न में हिला दिया और बोली, नहीं, मुझे उस ऑफिस में काम करते हुए 2 साल हुए हैं और 2 साल में मैंने कभी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सुना। बस इतना सुना है कि उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, लेकिन कैसे खराब रहती है और क्यों खराब रहती है ये नहीं पता। ये सुनकर फिर से अंबिका ने कहा, बाय द वे, क्या तुम्हें बॉस के बच्चे की मॉम के बारे में पता है? आई मीन बॉस की बीवी के बारे में, क्योंकि अभी तक मुझे ये नहीं पता चला कि आखिर बॉस की बीवी कौन है और उनका बच्चा कैसे आया। ये सुनकर साक्षी ने फिर से अपना सरना में हिला दिया और बोली, नहीं, मुझे इसके बारे में भी कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर अंबिका ने चिका कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना बीवी के बच्चा कैसे इस दुनिया में आ सकता है? क्योंकि माँ होगी तभी तो बच्चा आया है। ये सुनकर साक्षी ने कहा, देखो मैं सच कह रही हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने बस इतना सुन रखा है कि सर की कोई गर्लफ्रेंड रही थी जो उन्हें उस बच्चे के साथ छोड़कर भाग गई और फिर तब से सर अपने बच्चे को संभाल रहे हैं। ये सुनकर अंबिका ने मुंह बनाकर कहा, तुम उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रही थी और बाकी लोग उनकी बीवी के बारे में बताते हैं, आखिर सच्चाई क्या है? साक्षी ने कहा, सच्चाई कुछ भी नहीं है, क्योंकि असली सच तभी पता चलेगा जब तक कि खुद बॉस नहीं बता देते। अभी तक वो मीडिया के सामने अपने रिलेशनशिप को लेकर ओपन नहीं हुए हैं, इसलिए हमें भी इन सब के बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर क्या असलियत में उनकी कभी कोई बीवी थी या फिर कोई गर्लफ्रेंड, या फिर वो बच्चा खुद उनका है भी या नहीं। ये सब सुनकर अंबिका ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
वो बच्चा उनका ही होगा, तभी तो वो उस बच्चों के लिए इतना ज़्यादा परेशान है। वो बस उसे ठीक करना चाहते हैं और मैंने सुना है कि इसके पीछे उन्होंने अपने बहुत सारे पैसे भी खर्च किए हैं। वो अपने बच्चों की सारी ज़रूरत को पूरा करते हैं और उसकी हर एक ख्वाहिश को झट से पूरा कर देते हैं। इतना कोई भी दूसरे बच्चे के लिए नहीं करेगा। अंडरस्को। ये सुनकर साक्षी ने उसे समझाते हुए कहा, और तुम भी ज़्यादा बॉस की पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोशिश मत करना। अगर तुम बार बार उनसे ये सब कुछ पूछोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बॉस बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं और अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम उनकी पर्सनल लाइफ में इतना ताका झांकी और पूछताछ कर रही हो तो तुम्हें लेने के देने न पड़ जाएंगे। अंबिका ने जब ये सुन तो उसने चिढ़कर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भला क्यों उनकी पर्सनल लाइफ में इतना ध्यान दूंगी। मैं तो बस जानना चाहती थी क्योंकि ये मुझे आगे काम देगा। जब मैं उनके बच्चे के पास जाऊंगी और उन्हें संभालने की कोशिश करूंगी तब बहुत सारी ऐसी चीज़ होगी जो मुझे उसे कंट्रोल करने में काम आएगा। क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी बच्चों को संभाला है उन सबके मॉम डैड हमेशा मेरी हेल्प करते थे। वो बहुत सारी ऐसी बातें बताते थे जिससे मैं उनके बच्चे को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन ये पहला ऐसा केस है जो बहुत ही टिपिकल है। ये सुनकर साक्षी ने कहा, यू आर राइट, ये केस बहुत ज़्यादा टिपिकल है, इसीलिए तो बॉस का बच्चा अभी तक ठीक नहीं हो पाया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे और तुम खुद उन्हें ठीक करोगी। ये सुनकर अंबिका ने भी फिर अपना सर हिला दिया, लेकिन उसे बहुत नर्वसनेस हो रही थी। तभी डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ से साक्षी ने कहा, लगता है तुम्हें लेने के लिए आ गए। ये सुनते ही अंबिका का दिल एक बार फिर जोरों से धड़क उठा। पता नहीं क्यों पर उसे एक अजीब तरह से बेचैनी होने लगी। और फिर तभी साक्षी ने दरवाज़ा खोला और सामने खड़े शख्स को देखकर अंबिका एक पल के लिए बिल्कुल देखती रह गई। कौन है गेट पर? क्या होगा आने वाले वक्त में अंबिका के साथ?